सुन रहे हो तो वो फेसबुक में अनिल जी को भी टैग कर दें ताकि इसको और ज्यादा लोग देख सकें फेसबुक पे। वी आर लाइव नाउ जी या मीडिया प्रभारी कोई भी सुन रहे हो, फेसबुक पर अनिल जी को टैग कर दें ताकि व्यूअर ज्यादा बढ़ सके। 10:08 हो गए हैं मेरे हिसाब से, अब 1 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सबको, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अब प्रोग्राम लाइव है, हम लोग अनिल जी को सुनने के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा हुए हैं, तो अनिल जी को सुनते हैं। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा को कि आज के प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत को वेलकम से। निर्मल भैया आप सुन पा रहे हैं? वॉइस बंद हो गया, आवाज आ रही है मेरी? यस भैया आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में से भक्ति वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री सलील जी लोढ़ा, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे स्पीकर श्री अनिल जी सिंह जी, सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे ही समाज के तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के हमारे सदस्य अनिल जी सिंह भी आज इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। हम उनसे आज बात करेंगे। यह हमारा कार्यक्रम शिखर स्वर, जिसमें हम सभी सम्मिलित हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम हमारे समाज में सभी लोगों का इस लॉकडाउन पीरियड में समय का पूरा सदुपयोग कर सकें, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। शिखर स्वर कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन दोपहर में रेगुलरली हमारा जो स्पंदन कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी निवेदन है कि आप पार्टिसिपेट करें। उन्हें आप सभी का स्वागत करते हुए ओम अरहम। हाँ श्रील जी, आगे लेना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने स्पीकर को। हालांकि वो इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिक इंट्रोडक्शन तो बनता है। कैन आई गो अहेड निर्मल भैया? ओके। ओम अरहम। हम आज आपका रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे नाम से, एक ऐसी प्रतिभा से जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चित्तौड़गढ़ निवासी, मुंबई प्रवासी श्री अनिल जी सिंघवी, जिन्होंने अपने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया और प्रोफेशनल डिग्री सीए और सीएस की एक साथ 1993 में कंप्लीट की। Having over 26 years of diversified experience of working with leaders in media, capital and financial service markets, Anil Ji Singhvi is a well-known person, a well-known personality in India today. Presently, he is the managing editor of Zee Business, a leading Hindi business channel. In his short tenure of 18 months, he has helped the channel to scale new heights. His positive attitude, friendly and informal way of communicating, which is easy to understand, unbiased views about stocks, markets, that is supposed to be knowledge and which is backed by the knowledge which he carries with him. He has helped the channel Zee Business to become the #1 business channel in India today. With his enriching experience in the capital markets, he worked in business media as executive editor in CNBC Awaaz for 13 long years.
Apart from TV, he also shares his views on various radio channels like BBC London, My FM, Big FM, and his articles and chats are featured on popular websites and print medias also. Recently, he was awarded as Icon of Business Journalism by IBJA. He was nominated as Best Hindi News Anchor by ENBA in 2017. He was awarded as the Best Business Anchor by IBJA in 2017. He was awarded for outstanding contribution in business journalism by Padma Shri, Mrs. Rajshri Birla. He is also a proud recipient of President Scout Award by the President of India in 1987. He was elected as Secretary to WICASA during 1992-93. He was also bestowed upon with the title of Yuva Gaurav by Terapanth Yuva Parishad in 2017. And most importantly, he is a proud member of Terapanth Professional Forum. He believes that this is a golden opportunity to bring China's business to India during the lockdown. And he says with conviction, दिखाया जो वो आप देखना चाहते हैं, सिखाया वो जो आप सीखना चाहते हैं, उठाए आप ही हक के मुद्दे, पूरी करवाए सरकार से आपकी मांगे। ये उन न्यूज एंकर्स में से है जो अपने व्यूअर्स को ये कहा कि लॉकडाउन के दौरान आप निवेश ना करें और कैश रिच रहें। अब ये तो थी अनिल जी की एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, और अवार्ड्स की श्रृंखला तो काफी लंबी है, जिसको अगर मैं पढ़ने जाऊं तो शायद पूरा सेशन मैं ही ले लूंगा, लेकिन कुछ लाइटर नोट के ऊपर में आइए अनिल जी को जानते हैं। सबसे पहले ये अपने ही परिवार के एक सदस्य हैं, टीपीएफ के मेंबर हैं, और आपको ये हैरानी होगी जान करके, मजाक में बता रहा हूं, आपको हैरानी होगी कि इंडिया के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को आजकल नींद नहीं आ रही है जब से इन्होंने इनकी कटिंग की पाठशाला देखी है। कटिंग की पाठशाला जिसके अंदर में लॉकडाउन के दौरान हम अनिल जी को अपने बेटे की हेयर कट करते हुए देख रहे हैं, और आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये सही में जो रिजल्ट आउटकम है वो काफी अच्छा रहा। अनिल जी, आप हम सब अपने घर में चौका फटका का काम तो सब कर ही रहे हैं लॉकडाउन में, पर ये कटिंग की जो आपने प्रेरणा दी है उसको हम जरूर आगे कोशिश करेंगे, परस्पर की हमारे बच्चे हमें अलाउ करें। इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा है, और एक बार तो ये शायद न्यूज मीडिया में आपने स्क्रीन पे पकड़े भी गए थे खाते हुए, आप भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। He is an ardent sports person and a very good cricketer. His club team won Lions Club Premier League under his captaincy, और वॉलीबॉल भी खूब अच्छा खेलते हैं। बस कुछ ही स्कोर्स के लिए ये रनर्स अप भी रहे थे लायंस वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में। आप बॉय स्काउट है, आप लायन है, और आप टीपीएफ है। ये तीनों चीज मेरे और आपके बीच में कॉमन है, इसका मुझे सात्विक पर्सनली। आपका टीपीएफ के साथ में बहुत गहरा जुड़ाव है, और आपकी माँ बसंती देवी जी जो कि अभी राजस्थान में है, उनका आशीर्वाद आपको, उसके आशीर्वाद से ही आप इतने आगे बढ़ पा रहे हैं, और हम आप आशा करते हैं ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। मैडम निर्मला जी का आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं घर के काम में लॉकडाउन में, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बेटा मंथन और आर्यन दोनों ही आप ही के पद चिन्हों पे आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और टीपीएफ के साथ जो आपका दिल से जुड़ाव है, जैसा कि पूना में हमने पहला कदम देखा, क्या शानदार कार्यक्रम था। कलकत्ता चतुर्मास में हजारों लोगों ने आपको सुना, चेन्नई चतुर्मास में भी आपका कार्यक्रम रहा, और आप हमारे टीपीएफ के एनईसी में जब पधारे तो हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। और मुंबई के तो सभी कार्यक्रम में आप दिल से वहां पे मौजूद रहते भी हैं। और अपने खाली एक बात बताना चाहूंगा लोगों को कि मैं मुंबई के एक इवेंट में गया जहां पे अनिल जी भी मौजूद थे। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन जिस सरलता से ये प्रोग्राम में और जिस सरलता से ये आम पब्लिक के बीच में रहते हैं, ये एक कमेंडेबल विषय है, उनसे एक सीखने लायक विषय है। और एक संयोग की बात यह है कि आज ही की तारीख को कलकत्ता में हमारी ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी। अनिल जी ने हमें सहर्ष स्वीकृति भी दे दी थी कलकत्ता आने की, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर था कि हम आपको वीडियो में सुने, ना कि लाइव सुने, पर्सनली सुने। और आज इस टाइम जब आप कलकत्ता में हमारे साथ रह सकते थे, अभी हम आपको वीडियो पे सुन रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मेरे बड़े भैया श्री सलील जी लोढ़ा को, जिनके एक फोन करते ही उन्होंने आपको हमसे कनेक्ट करवाया
और सलील भैया के वजह से आज का ये सेशन हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सलील भैया। मैं एक और बताना चाहूंगा, टीपीएफ की जो ये कड़ी है, अनिल सर आप बाकी चीजों में व्यस्त रहते होंगे, आपको खाली बताना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन में कैसे टीपीएफ अपने समाज को योगदान दे, उस विषय में हमने एक वेबिनार सीरीज शुरू की थी, स्पंदन, जो कि डेली दोपहर 3:15 बजे चलती है। उस स्पंदन के अंदर में जनरली हम टेक्निकल और मोटिवेशनल टॉपिक्स लेते हैं, और जो अपने टीपीएफ का ही एक पूल ऑफ नॉलेज है टीपीएफ के मेंबर्स के अंतर्गत, आज उसकी 14वीं कड़ी चलेगी, और ये जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये डेली निरंतर चलेगी। इसी बीच में एक नई कड़ी शुरू की गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा से और विजय भैया के प्रयासों से, शिखर स्वर, जिसके आज दूसरी कड़ी है। इसके अंदर में हमारे समाज की जो प्रतिभा है, जिन पे हम पूरा समाज गौरवान्वित है, हम उनको सामने लेके आ रहे हैं, उनसे रूबरू करवा रहे हैं समाज का, और हमें एक सात्विक गौरव है कि इस श्रृंखला में शिखर स्वर में आप हमारे बीच में हैं। और जल्दी ही हम एक और कड़ी शुरू करेंगे जिसकी औपचारिक घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। मैं एक बार पुनः पूरे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच में जो अपने मन के उद्गार हैं वो शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और जाने और आपके साथ में रूबरू हम और अच्छी तरह हो पाए। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू नवीन भैया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे स्टार स्पीकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक हमारे को 336 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और फेसबुक लाइव पर भी हम चल रहे हैं, वहां पर भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी क्यू लगी हुई होगी शायद लोगों की उनको सुनने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनिल जी सिंघवी को कि वो अपने विचार प्रकट करें। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कुछ नवीन भाई ने जरूर से ज्यादा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, शायद मैं उतना इंट्रोडक्शन के लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पहला, जैन समाज में जन्म लेने का मौका मिला, और दूसरा उसमें भी तेरापंथ धर्म संघ के साथ मेरा पूरा पालन पोषण जो बड़ा हुआ हूँ इस धर्म संघ में हुआ हूँ, ऐसे गुरुदेव की कृपा मिली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हाँ एक परिचय शायद जो आप देना भूल गए नवीन जी, जो मैं आपको और हमारे जितने भी सारे भाई हैं मैं उनको जरूर बताना चाहता हूँ कि हर रोज सुबह 8 बजे जब शो शुरू करता हूँ और स्टूडियो में जाता हूँ, तो जब मेरी केबिन से निकल के स्टूडियो में जाता हूँ तो वो बीच वाला जो रास्ता है, उस समय मेरा काम होता है कि भगवान का स्मरण करते हुए जाऊं, और हर रोज स्टूडियो में घुसने के पहले गुरुदेव को मनी मन प्रणाम करके उसके बाद में अपने शो की शुरुआत करता हूं। तो हमेशा हमारे धर्म संघ का और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ हासिल कर पाए हैं जिंदगी में। जहां तक लॉकडाउन में जिंदगी का सवाल है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आप लोगों की तरह लॉकडाउन नहीं मना पा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया एसेंशियल सर्विसेज में है, और इनफैक्ट मेरे लिए सिचुएशन ये है कि पहले से ज्यादा काम हो चुका है। वजह यह है कि हम इस वक्त बहुत बेयर मिनिमम टीम के साथ काम कर रहे हैं। मुश्किल से 8 से 10% लोग हमारे ऑफिस आ रहे हैं। तो जो टेक्निकल स्टाफ ऐसा है कि जिनके बगैर शायद टेलीकास्ट करना मुश्किल है, तो उन्हें ऑफिस में मैं बुलाता हूँ, और बीइंग अ लीडर की, ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं घर में बैठा हूँ, तो मैं भी जाता हूँ। कभी वर्क फ्रॉम होम, घर में भी स्टूडियो बना रखा है, शायद पीछे आपके कैमरा वगैरह दिख भी रहे होंगे, तो कभी वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, कभी ऑफिस चले जाता हूँ जैसी जरूरत होती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आप घर से काम करते हो तो काम करना और करवाना दोनों ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो कम से कम इसे आप ये समझ लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए आराम नहीं है, और फॉर्चुनेटली जो नवीन जी कह रहे थे कि वो घर के काम वगैरह जो करने वाली सिचुएशन है आप सबकी, वो भी मेरी नहीं है। तो मैं उस मामले में फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे शायद घर के काम काज और खाना वाना बनाना ये सब चीज करना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह तो मेरा लॉकडाउन पीरियड ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ की तरह बीत रहा है। लेकिन जिन लोगों का एबनॉर्मल लाइफ की तरह बीत रहा है, या फिर ये कहें कि हमने जिंदगी में पहली बार ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है, जो पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जब वक्त एबनॉर्मल हो तो कुछ हमें भी एबनॉर्मल करके देखना चाहिए, और ऐसे में मुझे ये लगता है कि इस वक्त, और ये मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि हर इंसान में कोई न कोई एक आध ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरों से अलग होती है, और वो क्वालिटी अगर वो पहचान ले और उसे अपनी ताकत बना ले
तो बहुत आगे निकल सकता है। मैं अपना एक एग्जांपल इस लिहाज से देना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई आया था 1989 में, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीए करना था मुझे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, तो इंग्लिश आती नहीं थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि इंग्लिश कैसे बोलें, कैसे समझें। अच्छा, लिखने की कहो तो हम अच्छी खासी लिख लेंगे, लेकिन बोलने में वो झिझक होती थी। अब आप देखिए, मुंबई में आकर बाकी आप जो सीए करते वक्त आर्टिकल्स के साथ रहते हैं, वो सारे मुंबई के पढ़े लिखे फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले हैं। वहां पर आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हीन भावना आएगी, करे इनके सामने हम कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये बताऊं कि शायद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आना या हिंदी। अनिल जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। अनिल जी प्लीज। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मैं अब इस कार्यक्रम को, चूंकि अनिल जी ने एक बार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद दे दिया है, मैं अब इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूं। शिखर स्वर तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित ये नया कार्यक्रम रूबरू में, अनिल जी आपका स्वागत है। और हम आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, वर्तमान को कैसे अच्छा बनाए। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस ने देश और विदेश में और पूरे विश्व में जो स्थिति बना दी है, हर व्यक्ति सोच रहा है कि ये कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस जगह से शुरू हुआ। अभी तक इसका पता नहीं चल पा रहा। कुछ कह रहे हैं चाइना से हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कहां से हो रहा है, लेकिन अभी तक सब असमंजस की स्थिति है। ये कब तक चलेगा, ये भी बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ कह रहे हैं 6 महीने बाद इलाज हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं शायद 12 महीने तक चलेगा, कोई कह रहे हैं 2 साल भी चल सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ भूतकाल में देख रहे हैं, कुछ भविष्य को देख रहे हैं। इन दोनों चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। यदि हम अच्छे से जिए, सब चीजों का पालन करते हुए जिए, तो संभवतः ये बीमारी हमारे बीच में नहीं आएगी। इसी आधार पर आज का विषय हमने रखा कि वर्तमान को कैसे अच्छा बनाए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज अनिल जी सिंघवी। मैं अनिल जी सिंघवी आपका स्वागत कर रहा हूं इस कार्यक्रम शिखर स्वर में, रूबरू में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने सीए और सीएस के एग्जाम पास किए जी, क्या उस समय आपके दिमाग में ये बात थी कि मुझे मीडिया में जाना है, या ये बाद में चेंज हुआ? कृपया हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें। कहीं दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि मैं मीडिया में आऊंगा। ये हुआ जब मेरा करियर लगभग 13-14 साल का हो चुका था और मैं 35 साल की उम्र में था। और 35 साल की उम्र में अचानक से मतलब बोलने का और पब्लिक स्पीकिंग का जो एक शौक था, हॉबी थी, वो जरूर बचपन से थी। और उसकी वजह भी मेरी मदर थी, जो खुद टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस थी, और वो हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि जब भी स्कूल में, कॉलेज में, जब भी जो भी मौका मिले आप पार्टिसिपेट करें। जो डिबेट होती थी, पोएम कॉम्पिटिशन्स होते थे, ऐसे राइटिंग वगैरह जो भी, तो उससे क्या कि कभी पब्लिक स्पीकिंग का डर रहा नहीं, काफी हद तक निकल गया। अब हुआ ये कि जब मैं जॉब किया करता था, मेरे सारे जॉब्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड थे। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे कोई एक इंटरव्यू का एक कॉल आया कि आज तक वाले चाहते हैं कि कोई इंटरव्यू करे, और ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी बोलने वाले कोई बहुत ज्यादा लोग अच्छे थे नहीं। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला, अनिल तुम बता दो। तो मैंने वहाँ आज तक में एक छोटी सी क्लिप दी, और वो मेरे ख्याल से एनटीपीसी का एक इशू आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या एनटीपीसी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ लगाना चाहिए, और मैं ये करके भूल भी गया। वो चली होगी क्लिप आज तक पे। उसके बाद हुआ ये कि राजस्थान में मेरे नेबर थे। जब कुछ महीनों बाद में राजस्थान गया तो उन्होंने बोला, भैया आपके बोलने पे मैंने एनटीपीसी लिया है, अब क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें कब बताया कि एनटीपीसी लेना है। बोले नहीं, वो आपने जब आज तक पे बोला था ना, तो मैंने सुना था और मैंने लिया, और वो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो उस दिन मुझे थोड़ा मीडिया का पावर रियलाइज हुआ कि अरे ये तो ऐसी चीज है कि हम अगर बहुत कम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं और उन्हें फायदा हो रहा है, और मीडिया के जरिए अगर बहुत लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तब से एक चीज में दिमाग लगने लगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। फिर प्रयास करना शुरू किया, कुछ मौके आए, और जब सीएनबीसी आवाज जब अपना बिजनेस चैनल शुरू करने की सोच रहा था, तब वो ढूंढ रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मीडिया समझता हो, मार्केट समझता हो, हिंदी अच्छी बोलता हो। तो शायद तीनों का कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा था।
मेरे साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मुझे मीडिया की समझ तो बिल्कुल थी नहीं, जीरो, लेकिन हाँ हिंदी बोल लेता था, मार्केट की ठीक ठाक सी समझ थी। तो इस तरह से मेरी मीडिया में अचानक से एंट्री हो गई, कंप्लीटली अनप्लान्ड। मैंने मीडिया ज्वाइन करने के पहले कभी जिंदगी में ढंग से इवन बिजनेस टेलीविजन के शोज भी नहीं देखता था मैं, न मैंने कभी कभी कोई स्टूडियो देखा, लाइट कैमरा एक्शन, ये सब कुछ नया था। और 35 साल की उम्र में जब करियर बहुत अच्छे से सेटल बढ़िया चल रहा था, तब ये रिस्क ली। अनिल जी, शायद आपने जिस दिन भी पहली बार कोई शो किया, या पहली बार जिस दिन आपने कोई फाइनेंस मिनिस्टर का या टाटा बिरला मुकेश अंबानी किसी का इंटरव्यू लिया, तो क्या आपको उस दिन रात नींद आई? क्योंकि आज मेरे को भी रात भर नींद नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने भी सोचा अनिल मेरे को पहली बार इंटरव्यू लेना है और मेरा कोई अनुभव नहीं, आपका पहली बार कभी रहा होगा, आप अपना अनुभव शेयर करें। चोपड़ा साहब, एक चीज कहना चाहूँ, इंटरव्यू लेते हुए कभी मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई, एक्सेप्ट एक ही केस ऐसा है जहां मुझे शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट रही हो। वो भी शुरुआत के दिनों में नहीं, अभी हाल ही में मैंने एक प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू किया था। तब मुझे शुरुआत के 1 या 2 क्वेश्चन में पता नहीं किस वजह से हिचक आई, मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन की में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट रही। लेकिन उसके अलावा मुझे कभी, मैंने किसी भी आदमी का इंटरव्यू किया हो, मुझे हिचकिचाहट नहीं रही। उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, मुझे याद ही नहीं आता कि कभी मैंने पेपर और पेन लेके इंटरव्यू किया हो, मैंने कई सवाल लिखे हों कि मुझे क्या पूछना है, इसके बाद ये सवाल या उसके बाद वो सवाल, वो मैंने किया नहीं। मैं ऐसे सामने बैठ जाता हूँ और जो दिल में आता है वो पूछता हूँ। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि मुझे हिचकिचाहट नहीं होती, या मुझे जो पूछना है मैं एट द स्पॉट में सोचता हूँ, सवाल पूछ लेता हूँ। तो वो मेरी आदत भी है और शायद वही कंफर्ट भी मुझे रहता। तो कभी भी मुझे ये दिक्कत तो नहीं आई कि मुझे किसी का इंटरव्यू करना है तो नींद ना आए या फिर बहुत तैयारी करनी पड़े। और एक बड़ा आराम और भी है कि मैं चूंकि ना बहुत ऐसे सवाल पूछने की कोशिश नहीं करता जिसमें ये लगे कि मुझे कितना आता है या मेरे पास कितना ज्ञान है। मैं बहुत बेसिक सवालों पर जाता हूँ कि जो आम एक व्यूअर जानना सुनना चाहता है। तो फिर उसमें होता ये कि आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट आंसर्स की जरूरत है नहीं, उन्हें आप बेसिक बता दें, वो बहुत खुश है उसी में। तो ज्ञान की जरूरत आपको और हमें है, उनको नहीं है। उनको तो आप अच्छे से कनेक्ट कर लें, अपने विचार अपने उन तक पहुंचा दें, उतना काफी है। तो कम से कम ये दिक्कत नहीं हुई अब तक। चलिए, हमारे सभी श्रोताओं को ये पता चल गया कि जब आप दिल से कोई आवाज कहते हैं तो आपको कोई प्रिपरेशन की तैयारी नहीं होती। बहुत बढ़िया अनिल जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, आपके जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट जहां से लगता है कि आपका जीवन एकदम नई दिशा में चला गया, आप ऊंचाइयों तक पहुंचे? 2 टर्निंग पॉइंट। एक तो डेफिनेटली जब मैंने 2005 में मीडिया शुरू किया और मैं CNBC में आया, तो जाहिर सी बात है कि अदरवाइज तो मैं भी एक भीड़ का हिस्सा होता। मेरे जैसे हजारों लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो सब मार्केट में भी काम करने वाले, जॉब करने वाले या पैसा कमाने वाले मुझसे हजारों ज्यादा होंगे। लेकिन मीडिया में आने की वजह से एक पहचान बनी। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो वही था लाइफ में, जहां से मैं अनिल सिंह भी बनने की शुरुआत करता हुआ नजर आया 35 साल की उम्र में 2005 में। लेकिन जो मीडिया में आने के बाद का जो टर्निंग पॉइंट था वो अब से ठीक 2 साल पहले था। जब मैंने जी मीडिया ज्वाइन किया, जी बिजनेस ज्वाइन किया 13-14। और एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने 3 जॉब चेंज की और हर बार मैंने जॉब तब चेंज किए जब मैं उस जॉब में सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में था, जहां मुझे अपने आप को कोई प्रूव नहीं करना। मैंने बता दिया कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरी जगह एकदम सेफ है और टॉप लेवल पर हूँ। तब मुझे लगता है कि नहीं, अब चैलेंज क्या है लाइफ में, नया क्या करना है। तो हुआ ये कि जब मैं CNBC में था, चैनल बहुत बढ़िया कर रहा था, मैं पूरा स्टॉक मार्केट का कवरेज हेड कर रहा था और हमारा मार्केट शेयर 85% तक, 80-85% तक पहुंचने लगा था। तब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फीलिंग आया, बोला अब क्या करेंगे। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलिए एज ए प्लेयर तो हम ठीक ठाक से खेल रहे हैं, लेकिन क्या एज ए कैप्टन भी उतने ही अच्छे हैं क्या, ये तो आजमा के देखें। तो मैं, जाहिर सी बात है, CNBC में नंबर 2 पोजीशन पे था काफी सालों तक। तो जो कल आपके गेस्ट थे, जो मेरे गुरु भी आप कह सकते हैं, संजय पुगलिया जी थे, वो मेरे बॉस रहे 12-13 साल तक। 12 साल तक उनके अंडर में मैंने काम किया। और उसके बाद जब संजय सर चले गए तब भी मैं नंबर 2 पोजीशन पे था। तो फिर मैंने सोचा कि एक चांस लिया जाए। अभी मैं सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, CNBC में मुझे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन अब वक्त है रिस्क लेने का, करियर को आगे बढ़ाने का। तो मैंने CNBC का जॉब छोड़ा, जी बिजनेस ज्वाइन किया
और काफी लोग, ज्यादातर दोस्त लोग सब, इंक्लूडिंग माय फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब कहते थे कि क्या तुम ये डिसीजन सही तो ले रहे हो, इतनी बढ़िया जगह बैठे हो, इतना आराम से बैठे हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इतनी बढ़िया ब्रांड है, नंबर 1 से नंबर 2 में जा रहे हो, सारी चीजें बड़ी मेहनत करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक चैलेंज लिया जाए। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है, और अभी हुआ है 2 दिन पहले ही, गुरुवार को, कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि CNBC नंबर 2 है और कोई और चैनल आगे निकला है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम नंबर 1 चैनल बने। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस बार बजट के दिन CNBC नंबर 1 नहीं रहा। तो हमने एक इतिहास बनाने की कोशिश की है, मेहनत की है, और 2 सालों में जिस तरह से ये परफॉर्मेंस आई, तो ये 2 टर्निंग पॉइंट्स है। लेकिन हाँ, एक चीज है ना चोपड़ा साहब, ये बताना चाहता हूँ, अभी टर्निंग पॉइंट्स की शुरुआत हुई है, खत्म नहीं हुए हैं। अभी शुरुआत हुई है सिर्फ, अभी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। अनिल जी, ये आपने जो टर्निंग पॉइंट्स में हमारे व्यूअर्स को बताया, निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिली होगी कि आदमी को टॉप पर पहुंचकर खुश नहीं होना चाहिए, उसे और नई अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। मैं इस चीज के लिए आपकी बहुत कदर करता हूं। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आपकी इस सफलता में लोग अक्सर कहते हैं भाग्य बहुत बड़ा योगदान देता है, तो अगर मैं आपसे बड़ा सीधी सीधी भाषा में पूछूं, भाग्य और कर्म, क्या ये 50-50 है, 70-30 है, या 30-70? परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि दोनों की बराबर जरूरत होती है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे मुझसे बेहतर दिखने वाले और मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले हजारों लोग स्टॉक मार्केट में थे, लेकिन सबको शायद चांस नहीं मिला कि वो एक जर्नलिस्ट बन पाते। मुझे चांस मिला, ऊपर वाले की मेहरबानी है, किस्मत है कि मैं ये बन पाया, तो उसकी बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ मेहनत, बहुत लोगों को चांस मिलता है, मेरे अलावा कई सारे 50 में एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे सीए हैं जिन्होंने कोशिश की बिजनेस जर्नलिज्म में या और कहीं अपना करियर बनाने की अपनी फील्ड से, लेकिन अगर आप में वो पैशन और वो मेहनत करने का जुनून नहीं है तो खाली किस्मत के दम पर आप आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी जगह नहीं बना सकते। तो अगर आपको जगह बनानी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, आपकी किस्मत भी आपका साथ देना चाहिए, और साथ ही ये भी होना चाहिए कि आप मेहनत भी उतनी ही दम लगा कर करें। तो अब परसेंटेज निकालना तो शायद किसी वक्त कोई चीज कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीजों की बराबर जरूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सिर्फ मैं मेरी मेहनत के दम पर आगे बढ़ाऊं, बहुत गलत होगा, और मैं ये कहूँ कि मेरी किस्मत के दम पर ही मैं यहाँ पहुंचाऊं, तो वो भी ठीक तो नहीं है। मेहनत काफी की है इस चीज के लिए। बहुत सही कहा आपने कि किस्मत जरूर साथ देती है, लेकिन फिर भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज हमारे समाज के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न और पूछ रहा हूँ, आपकी सफलता में जैन धर्म का, जैनिज्म का कहीं ना कहीं कुछ असर रहा होगा? अगर है तो उसे भी आप थोड़ा स्पष्ट करें, ताकि हमारे ऐसे नए युवक साथी जो अभी थोड़ा जैनिज्म में दूर हटते जा रहे हैं, उनको प्रेरणा मिले कि नहीं, जैनिज्म वाकई में आदमी की सफलता के लिए बहुत बड़ा आवश्यक तत्व है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जैन धर्म का योगदान, ये कहना गलत होगा, लगभग 100% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो संस्कार हमें मिले हैं, मतलब अगर आप मुझे है ना ईमानदारी से पूछें कि अगले जन्म में अगर मुझे फिर से आना है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं यही जैन धर्म और यही तेरापन समाज में मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। यह हमारा खुशनसीबी है कि हम पूरी दुनिया में ऐसी जगह पैदा हुए जो सर्वश्रेष्ठ है, हिंदुस्तान। हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं जो मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और ऐसे हम समाज से जुड़े हैं जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे बढ़िया आप क्या सोच सकते हैं? और ऐसे में आपको है ना, मैं ये कहूँ कि यही चीज समझिए, मैं एक अनिल सिंघवी वो हूं जो किसी ऐसे समाज से या ऐसे जाति या ऐसे धर्म से है जहां और ज्यादा स्ट्रगल है। हमारे लिए देखिए, जैन होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। वो फायदा ये है कि पूरा देश, दुनिया, दूसरे लोग एक सर्टेन लेवल ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जैन है ना, तो ये इतने तो अच्छे ही हैं, कम से कम इससे कम अच्छे तो नहीं होंगे। तो आपका लेवल, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा लोगों का जो होता है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जैन होने का आपको वो फायदा मिलता है। दूसरी बात, आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़े हैं
जहां आपकी मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग सक्षम हैं। आपको कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि, मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई जैन भाई आपको भीख मांगते हुए नजर आए। छोटा मोटा कैसा भी काम करेगा, स्किल्ड है, नौकरी करेगा, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा है। तो मैं ये कहूंगा कि इस कम्युनिटी का, इस धर्म का, इस धर्म संघ का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ जो हमें पैदा होते ही बिना मेहनत किए एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, वो किसी को नहीं मिलती। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना बढ़िया मौका मिला है, इतना बढ़िया अवसर मिला है कि हम इस जन्म में तेरापन धर्म संघ में हमने जन्म लिया है। हमारे ऐसे गुरु हैं और जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर आजकल के नौजवान थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप पत्तों को पानी देते रहें और जड़ तक ना पहुंचे, तो ज्यादा दिन तक आपके पत्ते हरे रहेंगे नहीं। हमारी जड़ें हमारे धर्म संघ के साथ है, हमारे धर्म के साथ है, जुड़ा रहना जरूरी है। ठीक है, किसी का इंटरेस्ट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, उम्र के साथ बढ़ता है, कम होता है, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे पेरेंट्स का काम है, या ठीक है मैं, क्या फर्क पड़ता है मैं धर्म के साथ, समाज के साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं। इसलिए मैं चोपड़ा साहब आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, और सलील भाई इस बात के गवाह हैं, क्योंकि सलील भाई मेरे में एक समानता ये है कि सलील जी भी तेरापंथी हैं और साथ ही सीए भी हैं। तो मैंने आज तक जितनी बार मुझे दो प्रोफेशन से, दो जगह से मुझे किसी भी तरह के इनविटेशन आते हैं, या तो अपने जैन समाज के हों या फिर सीए प्रोफेशन के, क्योंकि मुझे लगता है कि अनिल सिंघवी को अनिल सिंघवी बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दो चीजों का है, एक मेरी क्वालिफिकेशन का, सीएस का, और दूसरा मेरे समाज का। तो इसलिए मैं कभी भी समाज के और सीए इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम के लिए मैं कभी ना नहीं बोलता। ये सलील जी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने बहुत ठीक कहा, जड़ें अगर मजबूत है तो पत्तों के सींचने का कोई असर नहीं है। आज हमारे युवा साथी देख रहे होंगे, उन्हें भी शायद आपके इस शब्दों से प्रेरणा मिली होगी कि हमें अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को जीवित रखना है। अनिल जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे भेजा भी है कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? मुस्कुराहट का राज, मतलब है ना, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे सामने ना कैमरा रख दें और स्टूडियो में हूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं खुश ना रहूं। तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से आती है। ये शो करते हो, ये तो शो करते की बात है कि जब मैं शो कर, मतलब बेसिकली बात हुई है कि मैं वो करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे मेरा काम इतना पसंद है कि मुझे काम करने में थकान नहीं होती। आप मुझे 10 घंटे एंकरिंग करवा ले, 8 घंटे एंकरिंग करवा ले, मैं थकूंगा तो स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद ही। जब तक स्टूडियो में तब तक तो नहीं थकूंगा। तो मैं वो करता हूँ, वो कहते हैं कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। सो मेरे लिए दोनों फिट होता है। तो मेरी मुस्कुराहट का राज वही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे दिलो जान से ज्यादा पसंद है। तो बस जब आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हैं तो अंदर से खुशी आएगी। आपने बहुत सही बात कहा कि जब तक काम के प्रति पैशन होगा और आप उस पैशन कर रहे हैं, तो हर युवा वर्ग को भी ये एक प्रेरणा लेनी होगी कि हमें हर जो भी काम करें पूरे पैशन के साथ करें, तो ना तो कभी थकावट आएगी, ना कभी बोरियत होगी, और अनिल जी की तरह सदैव मुस्कुराते रहेंगे। अनिल जी, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर जुड़े हैं शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए। एक मिनट चोपड़ा साहब, आप ये बात कहना, उससे पहले एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। बताएं सर, बताएं। पैशन की बात की है, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, जो युवा हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें क्या करने में इंटरेस्ट है, और अगर उनका इंटरेस्ट उन्हें समझ में आ जाए और अपना करियर अगर वो उसी फील्ड में बना पाए, तो जिंदगी में उनके लिए उससे बढ़िया बात नहीं होगी। महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल खेलते थे, गोलकीपर थे। अगर वो फुटबॉल ही खेलते रहते और गोलकीपर ही रहते तो जिंदगी में वो कभी धोनी नहीं बन पाते हैं। हिंदुस्तान में फुटबॉल का क्या हाल है हम सब जानते हैं। उनका वो नाम नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो फुटबॉल के गोलकीपर के बजाय विकेट कीपर बने, और आप देखिए उन्होंने क्या कमाल किया। तो ठीक उसी तरह से, तो पहली चीज तो ये कि हर एक युवा को ये पहचानना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, किस चीज को करने में उन्हें थकान महसूस नहीं होती, या क्या चीज वो तुरंत करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है बड़े लोगों पर, कि अगर आपकी फैमिली में युवा हैं और वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, या समझिए आपका फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो करना क्या चाहते हैं, या उनको आप ऑब्जर्व करिए कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है।
अगर आपको वो समझ में आ गया और अगर आप कोशिश ये करें कि उनके इंटरेस्ट वाली जो फील्ड है उसमें अगर उनका आप करियर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट बहुत तगड़े होंगे। तो ये दोनों के लिए लेसन है, युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए। जी सर, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। कोई बात नहीं। अनिल जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो कोरोना की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से जो ये पूरी इकोनॉमी के अंदर असर आ रहा है, क्योंकि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, आपकी पूरी टीम बड़ी पैनी नजर रखती है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसका जीडीपी पर असर कुछ महीनों तक ही रहेगा या कुछ सालों तक भी रहेगा? आप क्या सोचते हैं? हम तो सोच रहे हैं काफी सालों तक रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसी प्रेरणा दें कि कब कुछ महीनों में रहने वाला है। देखिए, मैं एक ही चीज कह सकता हूं, जितना आप सोच रहे हैं कि जब तक असर रहेगा उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ मौके होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है। इस मुश्किल वक्त में क्या होगा? इस मुश्किल वक्त में ये होगा कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने में दिक्कतें होंगी। जो बहुत मजबूत लोग नहीं हैं वो बिजनेस में शायद लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो डिस्ट्रप्शन वाली होंगी। यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत काम आती है। हम जैन हैं और आप पूरा सर्वे करके देख लीजिए, किसी जैन या किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों में से अगर किसी को पैसा उधार लाना है, आपके लिए बहुत बड़ा आसान काम है। आपको लोग उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि इनकी नीयत अच्छी, इनके संस्कार अच्छे, नहीं तुरंत जब भी मौका मिलेगा समय से चुकाएंगे। ऐसे में अब हम लोगों के लिए एक बड़ा मौका है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या नया सोच सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, किस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बदलेंगी, काम करने के तरीके बदलेंगे, बिजनेसेस बदलेंगे, तो वो मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक सवाल इकोनॉमी की रिकवरी का है, जीडीपी का है, अभी की सिचुएशन देख के लगता है कि वक्त लगेगा। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि कभी भी हमें हमारी सरकार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान का इतिहास ये रहा है कि हमेशा जो कुछ भी अच्छा हिंदुस्तान के लिए हुआ है वो बड़े मुश्किल समय में हुआ। तो हमने 1992 में सोना गिरवी रखा या फिर हमने रिफॉर्म्स किए, तो इसीलिए किया कि उस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और तब हमने पूरी इकोनॉमी को खोला। तो हो सकता है अगर मुसीबत बड़ी हो तो सॉल्यूशंस भी और बड़े आते दिखे। तो मैं कोई निराश नहीं हूं इन चीजों से, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए, राइट। तो रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि तकलीफ है, हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा लंबे समय तक तकलीफ चल सकती है, लेकिन इस तकलीफ में पॉजिटिव थिंकिंग आप ये रख सकते हैं कि हो सकता है हम जो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़े एक्शन सरकार की तरफ से हो। और दूसरी बात, सरकार जो करे करे, इकोनॉमी जब रिकवर हो वो हमारे हाथ में नहीं ले, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो दो चीजें, एक पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा ये कि हम क्या नया और क्या बड़ा और क्या कुछ ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे लिए भी फायदेमंद हो और देश और इकोनॉमी के लिए भी। ये बात अनिल जी ने बहुत सही की कि जैन व्यक्ति को पैसा लेने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि यदि आज हम इस कठिनाई के दौर में, हमें लग रहा है कि हमारे व्यापार उन क्षेत्रों में है जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, यदि हम कुछ नया बिजनेस करने के लिए जाएं, हमारा समाज सदैव तत्पर रहेगा। उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नई प्लानिंग करें। अनिल जी के इस विचार से हम बहुत सहमत हैं। अनिल जी, मेरा अगला जो प्रश्न है कि आने वाला खास जो समय है वो स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत कठिनाई वाला है। उनके लिए कुछ आप टिप देंगे, क्या करना चाहिए? जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले बिजनेस में हैं, सर्विस के अंदर हैं या इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए कुछ आप टिप दीजिए ताकि उनका मोरल थोड़ा बूस्ट हो। देखिए, इसमें सिंपल चीज ये है कि आपको है ना फाइनेंशियली फिट रहने के लिए क्या करना है। आप दो चीजें ही कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो, टॉप क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, एक, आप अपनी कमाई बढ़ाइए और दूसरा, आप अपने खर्चे कम करिए। तीसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे अब आप जिस भी क्लास में हैं, आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। क्या आप कमाई बढ़ा सकते हैं तो आपको खर्चे कम करने की जरूरत नहीं है। क्या आप खर्चे कम कर सकते हैं कि कमाई नहीं बढ़ रही, तब भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या आप दोनों ही कर सकते हैं? तो अब इस सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं,
चाहे बिजनेस करें, सब सपोज कोई आदमी जॉब कर रहा है, महीने की ₹1,00,000 की सैलरी है उसकी। अब महीने की ₹1,00,000 की सैलरी है और आपको लगता है कि अरे अचानक से जॉब में ना मुश्किलें हो रही है और मुझे बोल दिया 30% सैलरी कट ले लो, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं घर बैठ जाऊं या 30% का सैलरी कट ले लूं। मेरे हो गए सीधे 70,000 रुपए। अब इस 70,000 रुपए में मुझे घर कैसे चलाना है, जहां मुझे एक शायद होम लोन की EMI भरनी है, कार की EMI भरनी है, कुछ और छोटे मोटी चीजें हो सकती है। तो अब वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे तो आपको खर्चों को कहाँ कम करना है। कोई बिजनेसमैन है, अब आप बिजनेस में आप इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप खर्चे कैसे कम करेंगे। आमतौर पर देखिए ये प्रॉब्लम हमारे कई सारे जैन भाइयों के साथ में है कि हम टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़े से है ना डरे हुए रहते हैं हम हर वक्त। अगर मोबाइल भी बदलना है तो ये सोचें कि कौन एंड्रॉयड से आईफोन पर जाएगा, इतने डेटा इधर से उधर करनी है। बेसिकली है ना ये डर निकालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं दोस्त मानिए। हाँ, हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर एक बार आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लिया उसके बाद लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। तो आप किसी भी उम्र में हो, 60 साल वाले जो लोग हैं उनको भी टेक्नोलॉजी के ऊपर उतना ही फोकस करना है जितने 30 साल वालों को। और अगर आपके कॉस्ट सेविंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कोई कर सकता है इस वक्त तो टेक्नोलॉजी। नवीन पारेख साहब हैं हमारे साथ, कलकत्ता वाले, जो मुझे बुला रहे थे। आज मैं कलकत्ता में होना चाहिए था वैसे कायदे से उनके वहाँ। नवीन जी अगर कलकत्ता में बुला रहे होते तो आपको एक ऑडिटोरियम बुक करना होता, आप सबके खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, मुझे लाने ले जाने का भी अरेंजमेंट शायद करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे खासे हजारों लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, करेक्ट। आज टेक्नोलॉजी की वजह से वही काम हो रहा है, उतना ही अच्छे से हो रहा है, ठीक है। आमने सामने नहीं देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो जो आमने सामने देखने से कम वाली फीलिंग भी नहीं है, करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, कुछ नहीं, खाली एक वो वाईफाई तो चल रहा है, बाकी और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप सोचिए जिस चीज के लिए लाखों खर्च करने होते हैं वो काम वैसे का वैसे ही हो रहा है। वही अनिल सिंह भी बोल रहा है, वही आप सुन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो हमें उठाने की कोशिश है। मैं तो आपको कहूंगा सबको कि अब ये बुलाना बंद ही करो, जब भी आपको करना है ना वेबिनार ही कर दो। क्यों बुलाना है, क्या करना है। थोड़ी ऐसा हमें वो शाल और माला और वो पहनानी और साहित्य देना है, वो सब चीजें हो गई अब। तो हम दूर से ही कर लें, जब चाहे कर लें, जितनी बार चाहे कर लें। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें अब बदलेगी। तो पहली चीज है टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको अपने फाइनेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना है। और आमतौर पर जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए एक बड़ी ये दिक्कत होती है कि पैसा है तो जितना पैसा चाहिए बिजनेस में डाले जाओ और जरूरत पड़ी तो जितना चाहिए बिजनेस में से निकालते जाओ। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि चाहे आप बिजनेसमैन भी हैं तो बिजनेस का पैसा बिजनेस का है और मेरा पर्सनल पैसा मेरा पर्सनल पैसा है। बिजनेस में आप पैसा डालकर और पैसा कमाते हैं, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा कम रिटर्न आए, लेकिन उसके बावजूद आपका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और बिजनेस अपनी जगह चले। उन दोनों को थोड़ा कुछ हद तक बाइफरकेट करके चलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें तो लाइफ आसान हो जाएगी। सर आपने ये टिप तो दे दी कि पैसा आसानी से मिल सकता है। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप कम से कम ऐसे 5 इंडस्ट्री या 5 ऐसे बिजनेस हमें बताएं जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी इस समय ज्यादा दिखेगी आने वाले समय में, तो लोग उस से उन इंडस्ट्री में जाके अपने काम को शुरू कर सके बिजनेस के हिसाब से, राइट जी, जिनको नया बिजनेस शुरू करना है। जी जी जी। अच्छा, बिजनेस शुरू करने में आपको पहली चीज क्या देखनी है, वो ये कि आपका कस्टमर कौन है, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखनी कि वो कस्टमर आपके पास आता है या आपको कस्टमर के पास जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तक हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ज्यादातर गोल्ड का बिजनेस जो रिटेल वाला है वो हमारे जैन भाइयों के पास नहीं। आपको कस्टमर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर कस्टमर घूमता फिरता ज्वेलरी की दुकान अपने इलाके की ढूंढ लेकर आएगा, अपने आप गोल्ड खरीदता है। गोल्ड को बेचने की जरूरत नहीं है, गोल्ड अपने आप खरीदा जाता है, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी को यह पता है कि मुझे गोल्ड चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए या फिर सामाजिक जरूरतों के लिहाज से। अब मैं आपको सिर्फ 2 कंडीशन दे रहा हूं कि इन 2 कंडीशन के बेसिस पे आपको अगला बिजनेस ढूंढना है। पहला कि जहां कस्टमर खुद आए, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा आप ये पहचान लीजिए कि आपका कस्टमर है कौन। तो पहली चीज पे आता है आपका कस्टमर है कौन।
सबसे बड़ा नशा क्या है हिंदुस्तान में इस वक्त या दुनिया में? देखिए, सबसे ज्यादा बढ़िया बिजनेस है ना, और प्राइसिंग पावर, कि किसी भी भाव में आप वो बिजनेस करो, वो उसी चीज में था जिसमें लत लगी है लोगों को, नशा है जिसमें। आप देखते हैं ना, हर बार बजट में सिगरेट की वो एक्साइज वगैरह बढ़ जाती है, उसके बावजूद कोई कंजम्पशन कम होता है क्या? खरीद ही रहे हैं लोग, यूज कर ही रहे हैं, सेम बाकी सारी चीजों के लिए। इस वक्त सिगरेट, तंबाकू, शराब या कोई भी और व्यसन हो, उससे बड़ा नशा, उससे बड़ा एडिक्शन इस वक्त है डेटा कंजम्पशन। आज 3 महीने के बच्चे से लेके 75 साल के बुजुर्ग, हर आदमी हर रोज डेटा कंज्यूम करता है, सबको लत लगी हुई है। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी फोन यूज नहीं किए, आज वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं सारे लोग फैमिली में। और छोटा बच्चा 3 महीने का है, दूध पिए ना पिए, सामने मोबाइल रख दो, अपने आप बोतल मुंह में ले लेगा और खुद ही कर लेगा। तो ये एक इतना बड़ा एडिक्शन है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो अब आपको ये पता है कि मेरी कस्टमर की रेंज पूरी लाइफ स्पैन की है। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी जिंदगी करेगा। अब आप है ना डेटा कंजम्पशन के आसपास जो बिजनेस बनाना चाहें बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई मोबाइल से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ऐप से रिलेटेड कर सकते हैं, सिम कार्ड से रिलेटेड कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि अब धीमे धीमे सिम कार्ड वाले ये सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। पॉइंट ये है कि इससे जुड़े हुए आप बिजनेस सोचिए, वहां पर आपको पता है कि कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं, कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, वो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जोबड़ा साहब, जैसे मैंने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। और हमारे तो सिस्टम ऐसा था कि भाई एक पेंसिल मिलती थी, ज्योमेट्रिक बॉक्स आता था, वो 3-4 साल चल जाता था। वो एक ही पेन प्रकार DO होती थी, छोटी सी स्केल, ठीक है ना। तो आराम से हम तो 4-5 साल तक चलाते थे। एक पेंसिल मिलती थी, वो लिख रहे हैं, जब तक वो पेंसिल इतनी छोटी सी ना हो जाए, और उसके बाद भी उसको दूसरी तरफ से उसको शार्प करते थे, तो दूसरी तरफ से लिखना चालू कर देते थे। और उसके बाद भी रेनॉल्ड्स का पेन का पीछे का वो उसमें फिट करके उसको बड़ा करके और लिखते थे। तो मतलब ये सिचुएशन थी कि जब तक पेंसिल दम ना तोड़ दे हम फेंकेंगे नहीं। करेक्ट, ये आप में से काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपके बच्चे या जो थोड़े ज्यादा उम्र में, उनके ग्रैंडसन, आपके पोते पोती, पहली चीज तो ये बताइए कि आपने कब उनके लिए एक सिंगल पेंसिल खरीदी? अब बॉक्स आता है, सिंगल पेंसिल नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कब उनको 1 इंच भी पेंसिल यूज की हुई देखा है? आप अभी भी घर में नजर डाल दीजिए, आपके यहाँ कोई पेंसिल ऐसी नहीं मिलेगी जो 1 इंच यूज हुई है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है ये 10 पेंसिल ला रहा है, 12 पेंसिल का बॉक्स ला रहा है, आधा इंच भी शार्प, एक साथ 5 पेंसिल तो शार्प करता है। हमारे तो जब तक ये खत्म ना हो जाए शार्प ही नहीं करते थे। तो अब आपको मालूम है वो 12 पेंसिल वेस्ट होनी है, एक भी पूरी काम नहीं आनी है, लेकिन क्या आप अपने पोते को मना कर सकते हैं कि नहीं बेटा जा 1 पेंसिल ही ले? वो बोलेगा मेरे दादाजी का दिमाग खराब हो गया है ना, अब ये उम्र हो गई इनकी। दिक्कत ये है कि कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। आपको मालूम है वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। नए कंज्यूमर वो हैं, नए कस्टमर वो है, उनका बिहेवियर अलग है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप घर पे खाना खाते हैं, हमारे जमाने में तो होटल में तो मतलब कॉलेज वॉलेज तक तो ऐसा होता था कि होटल में जाने का मतलब भी बहुत बड़ी बात हो गई। कोई बर्थडे पार्टी में भी तब तो होटल नहीं होती थी। आजकल तो होटल बड़ा मामूल से मामले, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन न जाए तो मतलब आप कर ही क्या रहे हैं जिंदगी में। और पिज्जा विज्जा मंगाना करना ये तो बड़ा बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज हो गई है। अब पिज्जा क्या है, आप घर पे चपाती सब्जी खाते हैं, फुल्का है वही पिज्जा का बेस है। फुल्के के ऊपर आपने घी लगाया हो, यानी पिज्जा के ऊपर चीज लगाया, और एक तरफ आपकी सब्जी बनती है, यानी वो पिज्जा के ऊपर आपने 2-4-5 तरह के एक्सोटिक वेजिटेबल्स डाल दी। यही खाना आप घर पे बना के चपाती सब्जी खा रहे हैं घी लगाकर, उसकी कॉस्ट 50 रुपए भी शायद ना आए, लेकिन वो पिज्जा आता है 500 रुपए का, और आपके बच्चे हर हफ्ते में 2 बार मंगाते हैं। है आपकी हिम्मत उनको मना कर दें कि बेटा तुम पिज्जा नहीं मंगाओगे, ये 50 की चीज 500 में आ रही है? आपको पता है पिज्जा वाला आपको लूट रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो पैटर्न बदल रहा है, मेरे जमाने में मैं गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी के घर पे जाता था, आजकल कौन जाता है? सबके प्लान है, इस बार सिंगापुर जाएंगे, इस बार लंदन जाएंगे, इस बार यहाँ जाएंगे, इस बार वहां जाएंगे। ये पैटर्न बदल रहा है। तो बदलते हुए पैटर्न के साथ
आपको जो अपना कस्टमर ढूंढना है, चोपड़ा साहब, आपको अपनी उम्र में नहीं ढूंढना है, नवीन जी की उम्र में नहीं ढूंढना है, आपको अपने बच्चों की उम्र में भी नहीं ढूंढना है, आपको अपने पोतों में देखना है, पोते पोतियों में देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय के कंज्यूमर ये हैं, कस्टमर ये हैं, तो ये जहां खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे को किए बगैर ये रह नहीं पाएंगे, बस वही बिजनेस हमें करना है। तो बहुत सिंपल है, आपके आसपास देखिए, अपने आप मैं बताऊं, आप क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करिए, सक्सेसफुल है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बिजनेस करिए। एक जमाने आप सोचिए, कबड्डी कबड्डी खेलते थे हम, मतलब कबड्डी वो लोग खेलते थे जिनके पास और कोई चीज खेलने के लिए ही, मतलब वो एक बॉल भी नहीं है जिससे कि वो आप सितोलिया या मारदड़ी खेल सके, वो आदमी कबड्डी खेलता था जिसके पास कुछ भी नहीं है। करेक्ट। आज देखिए कबड्डी अपने आप में इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। तो पॉइंट सिंपल ये कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, खाने पीने की चीजों से रिलेटेड, घूमने फिरने की चीजों से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड ढेर सारी ऐसी थीम्स हैं जो अलग बनकर आ रही हैं। और उन बिजनेसेस में अगर आप फोकस करेंगे, अब ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाला समय जा रहा है जहां आप सिर्फ ये कि इससे लिया और उसको बेचा और बीच में मेरा 1-2% बन गया। हो सकता है आप थोड़े वक्त तक बना भी लें, लेकिन हर चीज आपकी ऑनलाइन हो रही है, हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, जीएसटी वीएसटी हो गए, अब आपके लिए वो दूसरी चीज एक और मैं बोलूंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि जो बिजनेसेस अब तक सिर्फ टैक्स चोरी की वजह से चल रहे थे कि आपने यहाँ टैक्स बचा लिया वहां टैक्स बचा लिया, वो बिजनेसेस आज नहीं तो कल, मैं यूं बोलिए इसको ऐसे नहीं कहूँ, मैं बोलूंगा कल नहीं आज ही बंद हो जाएंगे, बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं, वो चीज चलेंगी नहीं। अब आपको बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको जो ट्रांसपेरेंट बिजनेसेस वो करने पड़ेंगे, आप अपने बिजनेस में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर आपको ये सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ कंज्यूमर आलसी है, वो आकर मेरी दुकान से ही खरीद के जाएगा, ये चीज अब चलेगी नहीं, ये धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और दूसरी चीज ये कि आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ उधार दे रहा हूं इसलिए मेरे पास आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप 1% का मार्जिन बनाकर ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, उधार तो दे रहे हैं, लेकिन 99 रुपए आपके वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो भी सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि उधार वही लेगा जो वापस देने की कब तक कैपेसिटी रखता है भगवान जाने। तो चीजें बदल रही है, आपको अपने बिजनेस मॉडल बदलने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने काफी अच्छे से अनिल जी को सुना होगा और उन्हें अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है और अभी ये समझना भी होगा कि हम पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस से हटकर अगर कुछ नया करने की सोचेंगे, कस्टमर बेस कुछ चीजों को सोचेंगे, तो यकीनन हमें सफलता मिलेगी। अनिल जी, आपने अनेक वित्त मंत्री के, आरबीआई गवर्नर के, सेबी के गवर्नर के अनेक इंटरव्यू लिए होंगे, अनेक प्रश्न पूछे होंगे। आज मैं भी आपको कहता हूं कि मैं आपको एक दिन के लिए वित्त मंत्री मान रहा हूं कि आप आज हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। तो आप आज देश के अंदर जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, देश के उद्योग धंधों को पटरी पर लाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए कोई ऐसे 5 स्टेप बताएं जो आप वित्त मंत्री होने के नाते फटाफट लेंगे। चोपड़ा साहब बता तो दूंगा, लेकिन अगर मैं ना वो वित्त मंत्री जी की आत्मा मेरे में घुस गई तो कल मुझे वापस शो करना है सुबह, मैं बाहर कैसे निकलूंगा फिर? दिक्कत वो है। कल का फिर देखेंगे सर, आज तो बताइए। देखिए प्रॉब्लम एक ही है कि मैं जब है ना अपने स्टूडियो में बैठा होता हूँ और जब मुझे सवाल पूछने होते हैं ना, तो मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये है वो। और वही चीज अगर मुझे वित्त मंत्री की कुर्सी पे बिठा दो ना, तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हो सकता है आप मुझे देख कर कहेंगे यार ये तो एंकरिंग करना बड़ा आसान सा काम है, क्या करना है अनिल जी की तरह, कौन सा अनिल जी बोलते कौन सी तैयारी करनी है, ऐसे जाके बैठ जाओ, जो दिल में आए पूछ लो। लेकिन क्या वाकई में जब आप बैठेंगे तो आप भी उतने ईज और कंफर्ट से करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली मैं है ना वित्त मंत्री जी से सवाल पूछने में बड़ा मास्टर आदमी हूँ, लेकिन मुझे वित्त मंत्री जी का काम करने के लिए बोल दे तो मेरी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर एक दिन के लिए चांस मिला है तो एक दिन वाला चांस तो नहीं छोड़ूंगा, परमानेंट नहीं बनना है, एक दिन वाला ठीक है। नायक पिक्चर की तरफ जो अनिल कपूर कहता था, हाँ वो ठीक है सर, उसमें क्या है कि जो हो जाए जितना हो जाए ठीक है। 2-3 चीजें बहुत जल्दी करनी चाहिए और जरूरी से करनी चाहिए। पहली चीज सर, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, जो कुछ दुनिया में हो रहा है। दुनिया को एक चीज समझ में आ रही कि चीन पूरी दुनिया को कोरोना का गिफ्ट बांट रहा है और हिंदुस्तान क्लोरोक्वीन बांट रहा है। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है लोगों को समझ में आ रहा है।
अच्छा, और ये सिर्फ एक इवेंट से समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज से समझ में नहीं आ रहा, हमारा इतिहास है। हमने कभी दुनिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, और हम हमेशा दोस्तों की तरह आए, और इस वक्त मुसीबत में भी लोगों का काम कर रहे हैं। अंदर अंदर इस वक्त दुनिया परेशान है चीन से। लोग ऑल्टरनेट चाहते हैं, लेकिन दो मजबूरी है। मजबूरी पहली तो ये कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चीन के अलावा कोई बनाकर दे नहीं सकता उन्हें, तो उन्हें मजबूरी वहीं से खरीदेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर कोई बना के देना भी चाहता तो वो थोड़े महंगे हैं, चीन के सस्ते हैं। और तीसरी मजबूरी कुछ हद तक ये कि हर कंट्री में चीन का कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, या फिर चीन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सरकारों को बहुत मदद दी है, पैसा बांटा है, तो वो एहसान है और वो आगे पैसा आने की उम्मीद है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये तीन प्रॉब्लम है। अब इस तीन प्रॉब्लम में पैसा बांटने वाली प्रॉब्लम जो है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो उनके पास पैसा है, बांटेंगे। लेकिन दो प्रॉब्लम का इलाज है, और वो इलाज ये है कि अगर हम चीन की तरह कुछ ऐसा करें कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बेस मजबूत हो जाए। करना वही है जो मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, फोन करके रतन टाटा साहब को बोला कि सानंद से आ जाइए आनंद, ठीक है ना, बंगाल से आ जाइए आप गुजरात, मैं आपको लगवाता हूँ प्लांट। करेक्ट। ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर उस वक्त बिजनेसमैन को गुजरात में लाने के थे, यही विल पावर अभी चाहिए हमें कि आप दुनिया भर से जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये बोलिए कि आइए इंडिया में, आपको मैं 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सिंगल विंडो में सारी अप्रूवल देता हूँ, आपको क्या क्या चाहिए ये सब मैं करके देता हूँ। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि हम 70-75 सालों से काम करने का हमारा एक तरीका है, हमारी ब्यूरोक्रेसी एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर रही है, कानून अपने तरीके से काम करता है। ऐसे में जो स्ट्रेंथ चाइना की है, वहां की ऑटोक्रेसी की, वो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी की है वो चाइना में नहीं है। तो हर एक कंट्री के अपने फायदे नुकसान है। लेकिन मैं एक चीज जरूर ये करना चाहूंगा कि ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि शायद सरकार पूरा का पूरा बेस प्रोडक्शन का शिफ्ट करने की कोशिश करे, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जहां पर बिना ज्यादा मेहनत के आप आराम से अपना प्रोडक्शन बेस बना सकते हैं। तो जो लोग, और मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, सबसे ज्यादा फायदा उन इंडस्ट्री को दीजिए जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इधर से लिया उधर बेचा, उधर से लिया ये किया, वो नहीं। आप हिंदुस्तान में प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। बोलिए आपको कितनी जमीन चाहिए, हम 10 दिन में आपको रोड बना के देंगे। मैं आपको शहर के 50-100 किलोमीटर बाहर जाके आपको मैं जमीन देता हूँ, मैं 7 दिन में आपको रोड बना के दूंगा, आपको जो अप्रूवल चाहिए मैं दूंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। कुछ इस तरह से सिंगल विंडो करेंगे ना, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। तो पहली चीज तो अगर मैं वित्त मंत्री बनूंगा तो ये करूंगा। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका 4-4.5% के फिस्कल डेफिसिट पर चलता है, रोज डॉलर छापता है, और वो सिर्फ इसलिए छापता है कि वो अमेरिका है, चलेगा, तो ठीक है। हम तो हिंदुस्तानी है, हमने आज तक दुनिया में कभी डिफॉल्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। स्पेन, ग्रीस, इटली, ताइवान, थाईलैंड, ये 50 आपके ऐसे देश है जिन्होंने डिफॉल्ट किए हैं, हमने कभी नहीं किया। फिर हमारी रेटिंग ये क्यों? कुछ नहीं, इस बार कोई फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं देखना है, मुझे कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन के लिए मैं सिंपल एक काम करूंगा, 15 लाख 20 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना इनकम है, उनके लिए टैक्स नहीं के बराबर चाहिए ही नहीं टैक्स। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि मेरा टैक्स आप घटाओ या पैसे वालों का घटाओ, जी नहीं, चाहे तो हमारा थोड़ा और बढ़ा दो, लेकिन उन लोगों का घटाने की जरूरत है जिनका टैक्स घटते ही उनका जो पैसा बचता है टैक्स का, वो कंजम्पशन में जाए। और स्टडी ये कहती है 15 से 20 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना इनकम है, अगर उनके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो खर्चा करेंगे, बचाएंगे नहीं। जो लोग पैसा हाथ में आने के बाद खर्चा करते हैं, उन लोगों की देश को इस वक्त जरूरत है। आपका कंजम्पशन बढ़ाना जरूरी है। तो साल 2 साल आपके अगर थोड़े बहुत टैक्स कलेक्शन हिल जाए, वैसे हिलने वाले हैं, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बड़े टैक्स इस बार मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दूसरा ये कि आपको टैक्स ये बढ़ाना चाहिए। एक चीज और कहना चाहता हूं जो मार्केट के लिए, और मार्केट का अच्छा रहना भी जरूरी है इकोनॉमी के लिए।
इस वक्त आप क्यों नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाते हैं? 2 साल से आपको कौन सा टैक्स मिला? 0। अगर अभी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देते हैं, आज हिंदुस्तान की जो जनता इस वक्त पैसा लगाएगी, अब वो पैसा कमाएगी ना, उसका टैक्स बचेगा। आप लोगों को मार्केट में इस वक्त आने के लिए प्रेरित करिए ना, जब, और वो याद भी करेंगे गवर्नमेंट को, पैसा बनाएंगे तो यार सही वक्त पे उन्होंने टैक्स हटाया, हम आए, पैसा लगाया, हमारा पैसा बना। अच्छा चलिए, ये भी नहीं करना कि चलिए गवर्नमेंट ये सोचे कि 2 साल बाद वाला मेरा टैक्स क्यों छोड़ूं। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, आज बाजार खराब है, खरीदने वाला कोई नहीं है, एक सिंपल सी चीज करिए, बायबैक्स। जो प्रमोटर्स अपनी स्टेक खरीदते हैं, अगर मैं प्रमोटर हूं, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी के शेयर बहुत औने पौने दाम पर हैं, मुझे बायबैक करना है या प्रमोटर का स्टेक बढ़ानी है, ठीक है। अब रूल ये कि आपको 75% स्टेक, उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, एक साल में 5% से ज्यादा क्रिपिंग एक्विजिशन नहीं कर सकते। आपने एक बायबैक किया तो दूसरे बायबैक के बीच में 1 साल का फर्क होना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं, आप अप्रूवल दीजिए, जिस प्रमोटर को पैसा लगाना है, अपनी कंपनी का शेयर खरीदना है, इजाजत है। कल बोर्ड मीटिंग करिए, परसों से शुरू करिए, आप लीजिए, आपके पास पैसा है, आपकी कंपनी है, आपको कंफर्ट है, 75% तक जितना लेना है ले लीजिए। अगर आप 60 हैं, हर साल का 5% नहीं, आप 15% ही खरीद लीजिए। एक दो बायबैक के बीच में 1 साल के गैप, कोई जरूरत नहीं। 3 हफ्तों का नोटिस, कोई जरूरत नहीं, तुरंत ले लीजिए, कल से लेना शुरू करिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा सरकार को पैसा डालना है? कुछ नहीं करना, प्रोमोटर का पैसा है, कंपनी का पैसा है, वो आएगा। अच्छे दामों पे जो शेयर औने पौने दामों पर बिक रहे हैं, वो गिरना रुक जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका मार्केट ठीक हो जाएगा। जो अच्छी कंपनियों के शेयर है वहां गिरावट नहीं आएगी। इतने आसान काम है, मतलब ये तो नो ब्रेनर है, इसमें सरकार को कहीं कोई पैसा भी नहीं देना है। मुझे लगता है ये सब कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि बेहतर है थोड़ा इस तरह से सोचे। और बाकी 1-2 चीजें जो है वो मैं बताना चाहता हूँ पॉलिसी मैटर्स के हिसाब से, जैसे काफी कुछ आरबीआई ने किया है। हमारे यहाँ एक दिक्कत है, अगर मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ और मैंने जाके अपना पॉइंट सरकार के सामने रखा और मैंने प्रॉपर लॉबिंग कर लिया, समझा दिया, तो मेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है। समझिए, सरकार ने कह दिया, आरबीआई ने कह दिया कि हम 3 महीने का मॉरेटोरियम रखते हैं, जो लोग लोन की किस्त नहीं भर सकते कोई बात नहीं, ठीक है, 3 महीने बाद भरिए। चलिए ठीक है साहब, अनिल सिंह भी 3 महीने पैसे नहीं देगा, ठीक है। अब अनिल सिंह ने किसी एनबीएफसी से लोन लिया, तो उनको तो पैसा मुझे नहीं देना है, लेकिन उसे एनबीएफसी ने बैंक से लोन लिया है, तो एनबीएफसी को तो आप रिलीफ नहीं दे रहे हो, तो वो कहां से भरेगा? अब मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, निफ्टी की कंपनियां, ऐसी बड़ी कंपनियां जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए पिछले 10, 15, 20, 25 साल में कमाए लोगों से, आज वो अपने वेंडर्स को पैसे नहीं दे रहे। उनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं हो ना दे तो समझ में आता है, बढ़िया कंपनियां, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम यही है, अगर कोई बेस्ट कंपनी है मेटल सेक्टर की, बेस्ट कंपनी है पेंट सेक्टर की, बेस्ट कंपनी है कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर की, वो अपने वेंडर्स को पैसा नहीं दे रहा है, दिक्कत कहाँ है? आपने वेंडर को नहीं दिया, वेंडर ने आगे नहीं दिया, उसने आगे जो एंड लेबर है वहां तक पैसा पहुंचेगा कैसे इस मुश्किल भरे वक्त में? एक तरफ हम कहते हैं कि भाई आप, है ना, जो सबसे गरीब लेवल का डेली वेजेज अर्नर है उसकी पैसे भी मत काटो, उसको ये भी दो, लेकिन देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर तक तो पैसा पहुंचना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को नहीं वेंडर देगा तो कैसे होगा? वो कहां से देगा? तो दिक्कत ये कि जो डिसीजन लेना है ना, वो फ्लो को ध्यान में लेके रहो, ऊपर से लेकर, खाली ऊपर वाले पे डिसीजन ले लिया, नीचे तक नहीं उसका असर पहुंच रहा है, तो कोई फायदा नहीं। तो फिर वही होगा जो अचानक से आप लॉकडाउन खोलेंगे, हर आदमी को अपने घर जाना है। मैं यही बात चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तब सबसे बड़ी दिक्कत उन बिजनेसेस को आने वाली है जिनके पास इंपोर्टेड लेबर है। इंपोर्टेड लेबर से मतलब है कि अगर मैं मुंबई में हूँ और मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ कि मेरा लेबर यूपी, बिहार, किसी और बंगाल से आ रहा है, किसी और उड़ीसा से आ रहा है, ये लोग भाग जाने वाले हैं और मुझे नहीं पता ये वापस कब आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए लॉकडाउन खुल भी गया तो आपका लंबा टाइम गया ये सिचुएशन नॉर्मल होने। एक बार तो हर लेबर अपने घर जाएगा, वैसे भी गर्मी की छुट्टियों में आमतौर पर लेबर जाते ही हैं, अब की बार जाएगा, वो वापस कब आएगा पता नहीं। जो एक्सपीरियंस लॉकडाउन में उन्होंने किया होगा, और अगर उनको ये लगता है कि अगर इसी तरह से मुंबई में आकर भी भूखे मरना है, तो फिर हमारा अपना नेटिव प्लेस क्या बुरा है, छोटा मोटा कुछ भी करके ये कर लेंगे। तो इस बार बिजनेसेस में जो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, उन लोगों के लिए बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं और उनको उसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े से इस तरह की चीजें हैं, थोड़ा
एक और चीज ये होना चाहिए जो किसी के पास सॉल्यूशन तो है नहीं। जो फॉर्मूला 2008 में पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स ने लगाया था, वो फॉर्मूला यही है कि नोट छापो, बांटो और लिक्विडिटी दो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो मुझे लगता है कि हमें भी उस फॉर्मूले पे कुछ हद तक चलना चाहिए। दो लिक्विडिटी, ठीक है, आरबीआई कह दे कि भाई जिसको जो बॉन्ड बेचना है मुझे बेच के जाए, मैं खरीदने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं सिर्फ गिल्ड्स नहीं खरीदूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं करूंगा, मैं AA, AAA लेवल के जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो भी हम ले लेंगे। तो इस तरह का आप है ना एक लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस दो। मैं बता रहा हूँ आपको कि ना अभी ट्रम्प साहब ने क्या बोला, अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग, अनलिमिटेड एसेट परचेज प्लान। अब जैसे आपने अनलिमिटेड बोला ना, लोग आना ही बंद कर देते हैं बेचने के लिए। उनको पता है कि अरे जब देना होगा तो ट्रम्प साहब खड़े ना, दे देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है, आपने वो कॉन्फिडेंस दे दिया ना, काम हो गया। फिर तो लोग बेचना भी बंद कर देंगे, अपने आप सिस्टम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। सी बेसिकली लिक्विडिटी ऐसी चीज है ना, वो ऑक्सीजन की तरह है। अब हर वक्त मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ लेकिन मुझे दिखती नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं ले रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए 1 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, आप गए काम से, खत्म। सेम फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी वैसी है। लिक्विडिटी है, दिखती नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन आप लिक्विडिटी टाइट कर दीजिए, खत्म आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट में रखनी बहुत जरूरी है। जी अनिल जी, आपने काफी सारे टिप्स दिए। मैं शायद सोचता हूं कि हमारी ये टिप्स, आपका और हमारा ये जो इंटरव्यू है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री तक पहुंचे। और ये मैन्युफैक्चरिंग का जो आपने कंसेप्ट दिया, आज की डेट में बहुत जरूरत है। हम भी समझ रहे हैं एज ए प्रोफेशनल कि अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए तो शायद आज जापान, अमेरिका जो चाइना में फैक्ट्रियां लगा रहा है वो इंडिया में शिफ्ट हो सकती है। बट आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट अपना वो एक एटीट्यूड दिखाए कि हाँ आप यहाँ आइए, मोस्ट वेलकम, अतिथि देवो भव वाली स्थिति में अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ वाकई में आपका हो सकता है। और जो आपने टैक्स रेट कम करने की और जो शेयर मार्केट को बूम के लिए जो बातें बताई, मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए काफी फायदे में रही होगी। अनिल जी, मैं आप एक से छोटा सा आपसे काम करना चाहूंगा जी। आप शो करते हैं, हमने भी ये TPF की ये नई सीरीज शुरू की है, इसका नाम हमने दिया है शिखर स्वर, और सब्जेक्ट आज का विषय था रूबरू। मैं खाली आप 1 मिनट के लिए कहूंगा, चूंकि आपका तो वो रोज का अभ्यास है कि किस तरह से शुरुआत करें ताकि हमें भी थोड़ा शुरू करने का मौका मिले। अगर आप आज हमारे स्पीकर होते और इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी होती तो आप किस तरह से इसको शुरू करते? सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। नहीं, आपने शुरुआत परफेक्ट की है सर, एकदम। सर हम सीखना चाहते हैं, आप हमेशा करते हैं, हम चाहते हैं हम भी कुछ आपसे सीखे। मैं आपकी जगह होता तो मैं ना गेस्ट का इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं देता। मैं गेस्ट हुई नहीं, मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ। और मुझे नहीं लगता कि TPF के मेंबर्स मुझे पहचानते नहीं है। तो इतनी बस वही एक चीज ज्यादा हुई है, बाकी सब बराबर है, एकदम परफेक्ट है सर। तो इतना मेरे लिए जरूरत नहीं है। मेरे पास टेक्निकल डायरेक्टर साहब के हमारे फोन आ रहे हैं कि अब थोड़ा इसको टाइम काफी हो रहा है और कुछ हमारे क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं एक छोटी सी बात सर आपसे कहना चाहूंगा। अभी तक एक स्थिति को मैं परिवर्तित कर रहा हूँ। आप मान लीजिए TPF हमारा जो है वो एक देश का प्रधानमंत्री लेवल पे कार्य कर रहा है, नेशनल गवर्नमेंट है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी है उनको हम मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि हमारे वो प्रधानमंत्री है। हमारे जो सुशील जी हैं उनको आप मान लीजिए कि वो आज की डेट में हमारे स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि कोरोना वायरस से स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। आप मुझे 1 सेकंड के लिए समझ लें कि मैं आपका वित्त मंत्री हूँ। और हमारे जो नवीन जी हैं उनको आप एक समय के लिए सोच लीजिए गृह मंत्री है। और टेक्निकल डायरेक्टर हमारे श्रील जी जो हैं उनको आप एक बार समझ लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। अब यदि आपको इन पांचों में से एक बार आप ये समझ लीजिए कि हम आपके सामने बैठे हैं और आप CNBC जी बिजनेस न्यूज के न्यूज रूम में बैठे हैं, अगर आपको 1-2 प्रश्न इन सबसे पूछना चाहे, कोई भी आपके जो मन में आ रहा हो, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से, तो हम उसका उत्तर देने में बड़ी प्रसन्नता महसूस करेंगे। ऐसा? ओके, ये मेरा नया प्रयोग है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल बढ़िया, इट्स फन, अच्छा है। कुछ अलग तरह से हटके चीजें की जाए, उसमें बड़ा मजा आता है। अब आप मुझे ये बताइए, सवाल आसान पूछे या मुश्किल वाले? उसमें मैं एक चीज और भूल गया, हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो सलील जी हैं। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष की जरूरत हो, नीति आयोग से कहीं जरूरत हो तो सलील जी से भी हम संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? निर्मल जी है। निर्मल जी। ओके ओके, निर्मल जी, लॉकडाउन कब खोलेंगे? हाँ जी। तो आप प्रधानमंत्री, मेरा सवाल आपसे है कि आप लॉकडाउन कब खोलेंगे? देखिए, लॉकडाउन का ऐसा है कि जब तक सिचुएशन इस तरह से चलती रहेगी, लॉकडाउन आंशिक ही खुलेगा, पूर्ण लॉकडाउन खोलने में अभी समय लग सकता है। तो आप लॉकडाउन नहीं खोले, कोई बात नहीं, चलने दीजिए जैसे सिचुएशन के साथ, लेकिन टास्क देते रहिए, ऐसा बोर होने लगे हम घर में बैठे बैठे।
नया टास्क क्या देने वाले? नया टास्क वही है कि आप टेक्नोलॉजी का विकास करके घर से ही काम करना शुरू करें, ऐसा टास्क दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर नवीन। नवीन जी, अच्छा, ओके नवीन जी। ये है ना, कुछ लोग सुधर नहीं रहे हैं अभी भी, है ना, न तो सोशल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, न लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। तो कब तक प्यार से समझाएंगे इनको? नवीन जी ऐसा सुन है रहे हो कि तो? हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। एंड अनिल जी, आपका सवाल वाजिब है कि काफी लोग हैं जो लातों के भूत है लेकिन बातों से नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक होम मिनिस्टर के नाते आपको खाली जना दूं कि कई बार लातें पड़ती है लेकिन वो पब्लिकली नहीं पड़ती है। तो होम मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, बट आप निश्चिंत रहिए, आप सुरक्षित हाथों में। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? चोपड़ा सुशील साहब, जी चौरड़िया, सुशील जी चौरड़िया हमारे महामंत्री। अच्छा सुशील जी, देखिए, प्यार से या दबाव से, जैसे भी है, आप पूरी दुनिया में क्लोरोक्वीन तो बांट रहे हैं, अच्छी बात है, मदद भी करनी चाहिए। हमारे पास जितनी जरूरत, हमें जितनी जरूरत पड़ सकती है, ना पड़े भगवान करे, उतनी हमारे पास है ना? हाँ हाँ हाँ, अपने पास तो है ना, दिक्कत नहीं है ना, बस ठीक है। फिर आप बिल्कुल पूरा बात, देखिए सबका ध्यान रखना जरूरी, लेकिन पहले मतलब अपना घोड़ा भी जो छाया में बांध लेना चाहिए, खास तौर से जब तकलीफ इस तरह की हो। तो चलिए, आपने ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि हमारे पास भी हमारे लिए है। अब और कौन है? सलील जी, सलील जी क्या है? हमारे पास नीति आयोग के अध्यक्ष। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका हाँ आंसर पूरा करें जी। हाँ, वो तो है ही हमारे पास, लेकिन उसकी भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जब घरों में बैठे हैं तो हमारे पास जो कन्वेंशनल उपाय हैं, उन उपायों को हम यूज करके अपनी इस स्टॉक को जो पड़ा है उसको काफी हद तक हम बचा के भी रख सकते हैं। ठीक बात, और स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। सलील जी क्या है? नीति आयोग। ओके ओके। सलील जी, नीति बनाने में आप माहिर हैं, नीति आयोग हैं, आप अपनी जो नीतियां बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कब और किससे करवाएंगे? अभी तो जो हालात हैं देश के, उसमें तो जो भी नीतियां बन रही है वो मोदी जी ठीक कर रहे हैं, और अमित शाह थोड़े अभी गायब हैं। अगर दोनों वापस आ जाएंगे तो सब नीतियां अपने आप ढंग से काम करेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और कुछ बचे हैं? किसी सबसे पूछिए। हाँ, वित्त मंत्री मैं बच गया सर। अच्छा, तो सर आपसे तो सवाल बहुत ही सिंपल है, घटा रहे हैं ना इनकम टैक्स की रेट्स आप, बस वो कर दीजिए। जो आपसे तो मैंने जो चाहिए मैंने मांग ही लिया था अभी, वो दोनों तीनों चीजें कर देंगे। हमारी सरकार चिंतन कर रही है, हम बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, आप जरूर इस पर चिंतन करेंगे और आपकी बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे सवालों से बड़े आपके जवाब थे एक्चुअली। चलिए, हमने ये एक नया अनुभव भी किया। अब अनिल जी, मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन खाली आपसे है कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए होंगे, हो सकता है कि वो बड़े आदमी के भी अचानक आपको मिल गए हो और आपने कहा हो मैं अनिल सिंह भी, और शायद उन्होंने आपको न पहचाना हो। कभी ऐसा वाकया हुआ? बहुत बार होता है। अच्छा, इससे बड़ा वाकया ये होता है कि कई बार पब्लिक प्लेस में लोग मिलते हैं, अरे सर आपको देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है आपको टीवी पे देखते हैं, और उसके तुरंत बाद फिर पूछते सर वैसे आपका नाम क्या है? या फिर दूसरा सवाल है सर वो आप कौन से चैनल पे आते हैं वो मैं भूल गया। या तो चैनल भूल जाएंगे, नाम भूल जाएंगे, तो ऐसा होता है। हाँ, और वैसे ये है ना, आमतौर पर बड़े लोगों की खासियत है कि वो ना पहचाने। अगर आप सबको पहचानने लगे आएंगे तो आप बड़े आदमी नहीं रहेंगे, ऐसा है। तो ऐसा कई बार कई सारे बड़े लोगों से मेरा पाला पड़ा है जो जानते हैं अच्छे से। मैं आपको एक चीज बताऊं, और ईमानदारी की बात यह है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और जो हैं वो उनमें वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है कि वो ना पहचाने। अदरवाइज मीडिया वालों से कोई एक बार मिल ले या एक थोड़ा भी इंटरेक्शन हो जाए तो कितना ही बड़ा कॉर्पोरेट हो, कितना ही बड़ा नेता, वो सब याद रखता है। उनको मालूम है कि ये याद रखने लायक आदमी है, लेकिन कई बार उसके बाद भी वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हम तो पहचान ही नहीं ये कौन है। तो हमें भी समझ में आता है। देखिए, एक और चीज मैं बताऊं आपको, जब आप है ना पब्लिक लाइफ में आते हैं ना, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो आपका सिक्स्थ सेंस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, कहीं एयरपोर्ट में हैं, कहीं और शो ऐसे सेमिनार्स में वहाँ, या कहीं हम मॉल में गए,
तो अगर लोग हमें देख रहे हैं और हमें ऐसे पीछे बात कर रहे हैं, वो है ना, ये वो बिजनेस वाले नहीं जी हैं, वो आपस में ऐसा खुशखुशाट करते हैं, और जिस तरह का रिएक्शन आता है ना, उससे सारे जितने पब्लिक लाइफ वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, टीवी स्टार हो, उनको सबको समझ में आता है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो वो समझ में आता है। तो ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए अनिल जी, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैं जब कभी आपको कहूँ अनिल जी मैं विजय चोपड़ा, तो आप प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चलिए आपको हमारे एकदम चोपड़ा साहब पक्का करना हो कि मैं आपको कभी ना भूलूं, जी अगर जी ये पक्का करना है, एक न्यूज चैनल खोल लीजिए सर। चलिए सर, आपने ये अच्छा मेरे को टिप दिया, मैं कोशिश करूंगा। अब चूंकि हमारे कुछ लोगों के क्वेश्चन भी हैं, श्रील जी उनको लेंगे, उससे पहले मैं अपनी बात को इसी कुछ पंक्तियों से संपन्न करूंगा। अनिल ने धूम मचाई, अनिल जी मैं आपके लिए कह रहा हूं, अनिल ने धूम मचाई, निर्मल मन में प्रसन्नता छाई। हमारे अध्यक्ष जी निर्मल जी हैं। सुशील व्यवहार सदा काम आया, ये मैं महामंत्री जी के लिए कह रहा हूं। नवीन प्रयोगों ने रंग दिखाया, नवीन जी जो हमारे सारे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गणेश के बिना संभव नहीं था, गणेश जी हमारे मीडिया का पूरा कंट्रोल देख रहे हैं, सारे प्रचार प्रसार, वो जो आपको मैंने ई कार्ड भेजा था। गणेश के बिना संभव नहीं था और श्रील के बिना मुमकिन नहीं था। जितना टेक्निकल काम हमारे श्रील लुंकर जी कर रहे हैं, उनके बिना संभव नहीं था। सलिल का सहयोग, क्योंकि अदरवाइज मैं आज आपसे बात नहीं कर पाता। सलिल का सहयोग और विजय का योग, विजय का योग भी साथ में। टीपीएफ का शिखर स्वर, जो हमारा ये थीम है, गूंजेगा अब घर घर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और माइक्रोफोन और लुंकर जी को। लुंकर जी अब कुछ जनता के प्रश्न पूछेंगे। अनिल जी आप जुड़े रहिए, श्रील जी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। अनिल जी, अब मौका आया है जब हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस विजय भैया पूछ चुके हैं आपको, और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा टाइम लेने वाले, क्योंकि आपने हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप हमारे घर के मेंबर ही हैं, तो हम आपको शायद कुछ और पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारे बीच में जहाँ 80-85 साल के इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वहां पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो 16-17 साल के हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं यंगस्टर्स का ही ले रहा हूँ, जिसमें सिद्धांत बूचा जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, उन्होंने पूछा है, इफ अ 17-year-old wants to learn about stock market and gain knowledge, then what is the best strategy that he must follow? See, अगर सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए बेसिक, तो एक अलग चीज है, और अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट रिलेटेड फील्ड में कोई करियर बनाना चाहते हैं, वो दूसरी चीज है। तो अगर आपको खाली इन्वेस्टमेंट के एंगल से बेसिक चीजें सीखनी करनी है, तो बहुत आसान काम है, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बीएससी और एनएससी की तरफ से होते हैं, एनसीएफएम कोर्सेज वगैरह, वो कोर्सेज आप ज्वाइन करेंगे और आप आराम से ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं और बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, और आप एक ठीक ठाक से इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर इन द सेंस कि आपको ये पता है कि क्या चीजें मुझे देखनी होती है, क्या चीजें नहीं देखनी होती। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ ये 12th क्लास में, और अगर ये जिस एंगल से पूछे, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ये चाहते हैं कि मैं करियर अपना स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज में बनाऊं, चाहे मैं फंड मैनेजर बनूं, रिसर्च एनालिस्ट बनूं, या कोई और काम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ब्रोकिंग से रिलेटेड करूं, तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर आपको कुछ है ना पढ़ाई उस तरह से करनी चाहिए। तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन है, जो आप सीए, सीएफए या एमबीए फाइनेंस, ये 3 पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल कुछ फाइनेंस से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्सेज भी आने लगे हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में, वो मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन ये 3 कोर्स ऐसे हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड फील्ड में करियर बनाना है फुल टाइम, तो फिर इन 3 में से कोई कोई एक पढ़ाई करनी चाहिए। और इसमें टॉप प्रिफर्ड पढ़ाई जो होगी तीनों में से, वो सीएफए की होगी। सीएफए करके आप स्टॉक मार्केट में आएंगे, ज्यादा बेहतर है। सीए तो खैर हम सलील जी आपको बता ही देंगे, कोई काम ऐसा है नहीं जो नहीं कर सकते हैं, तो सीए भी करके आप आराम से स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। और तीसरा एमबीए फाइनेंस भी अगर आप अच्छी कॉलेज से अच्छी डिग्री लेकर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 3 पढ़ाई करके अगर आप करेंगे, उसके बाद अलग से स्पेसिफिकली आपको स्टॉक मार्केट की बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपने ये 3 बेसिक पढ़ाई पूरी कर ली, स्टॉक मार्केट में आ गए, आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया, सीखे, फिर ठीक है, चल पड़ेंगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछा है संजय कुमार जैन जी, राहुल राठौड़ जी और बाकी लोगों ने मिलके। इनका क्वेश्चन है, विच सेगमेंट इन इकोनॉमी एक्सेप्ट फार्मा, ऑनलाइन यानी कि डेटा जो आपने बोला था उसको छोड़ के, एफएमसीजी को छोड़ के, पोस्ट कोविड क्या बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको?
कौन सा सेगमेंट, कौन सा इंडस्ट्री का सेगमेंट? नहीं, ये क्या बिजनेस के एंगल से पूछ रही है, स्टॉक्स के एंगल से? बिजनेस के एंगल से। ओके, कौन से बिजनेस अच्छा करेंगे? जी। ओके, सी वैसे तो ये बड़ा चैलेंज है कि कोविड के बाद कुछ भी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कि फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसीज ये खराब करेंगे, ये जल्दी से ठीक नहीं होंगे। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो अच्छा करने वाले में है, अच्छा करने वाले में वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे जिनका रॉ मटेरियल, ठीक है, क्रूड, कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है कहीं, क्योंकि एक चीज कंफर्म हो गई है दुनिया में, वो ये कि अब कच्चे तेल में है ना तेजी खत्म होगी, ठीक है ना। मार्केट ठीक भी हो जाएंगे तो ये $25 वाला $35, $40 भी हो गया, लेकिन $40 अब ये 70 नहीं होगा, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो अब अगले 3-5 साल हिंदुस्तान में आपको कच्चे तेल का बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो कंपनियां, जिसमें चाहे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रख सकते हैं, उनके बिजनेसेस अच्छे रहेंगे। वो कंपनियां जिनके लिए रॉ मटेरियल की प्राइसेस क्रूड की प्राइसेस के साथ लिंक है, फॉर एग्जांपल पेंट इंडस्ट्री हुई, उनके लिए सीधा सीधा बेनिफिट है, लाइफ लॉन्ग वाला बेनिफिट है। तो ये एक ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है। क्योंकि देखिए अभी एक चीज समझ लीजिए, आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाएंगे, सेल्स नहीं बढ़ा पाएंगे, एक लिमिट तक ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही एक ही जगह बचता है कि आप कॉस्ट कहां सेव कर सकते हैं। तो जिन कंपनियों की, जिन बिजनेसेस की ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो रही है, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, वो बड़े फायदे की बात है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से, तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो सेक्टर्स पसंद है इन्वेस्टमेंट के एंगल से, हालांकि 2 सेक्टर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि एफएमसीजी और फार्मा के अलावा बताइए, वो मेरी लिस्ट में है। लेकिन एफएमसीजी और फार्मा अब नहीं खरीदने हैं, उसके मैं रीजन बताता हूँ कि फार्मा ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं और ऐसा कुछ भी इतना बड़ा नहीं बदला है कि जिसके लिए फार्मा सेक्टर 50-50% बढ़ जाए, ठीक है। तो अब फार्मा में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर में भी वही हाल है, क्योंकि काफी लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने का भर के रख लिया है, तो आगे नहीं खरीदेंगे। या काफी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स बिके नहीं है, तो अब जिन लोगों ने पिछले 1 महीने में नहीं खाया, ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने में डबल खाएंगे। तो एफएमसीजी कंपनियां भी काफी बढ़ चुकी है। तो ये 2 सेक्टर्स करेक्शन पे लीजिए, लेकिन 3 सेक्टर में आपको बताना चाहता हूँ जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेटल मुझे अच्छे लगते हैं, तो टॉप लीडिंग अच्छी क्वालिटी के मेटल स्टॉक्स खरीदिए। सीमेंट मुझे पसंद है, थोड़ा करेक्शन आ जाए, सीमेंट शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और तीसरा, मुझे सरकारी कंपनियां सेलेक्टिवली, जहां पर आपको बिजनेस की विजिबिलिटी दिखे और जहां डिविडेंड यील्ड काफी बढ़िया है, वो कुछ सरकारी कंपनियां चुनिंदा ऐसी है, जिसमें मैं तेल कंपनियों को भी रखता हूँ। ये मुझे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 3 सेक्टर अच्छे लगते हैं। थैंक यू। अजीत छाजेड़ जी, सुनील बोरडिया जी और बाकी कई लोगों ने पूछा सर कि रिटेल गोल्ड सिल्वर का बिजनेस या रियलिटी का बिजनेस, यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टॉक एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? एक तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, और पहला क्या पूछा? रिटेल गोल्ड का? बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर का, राइट। अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों ही बिजनेस पे बुलिश नहीं हूँ। देखिए, अगर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में तो है ना, आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको ये पता है कि आप जो चीज बना रहे हैं उसका कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, तो ही बनाइए। कि कौन आके खरीदेगा, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अनिल सिंह के पास एक फ्लैट है और वो एक फ्लैट और इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेगा, तो वो तो होने वाला है नहीं, वो तो आप भूल ही जाइए, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मेरे पास 2 है तो मैं दूसरा बेचने के चक्कर में ज्यादा लगाऊं बजाय खरीदने के, करेक्ट। तो रियल एस्टेट में तो वो तेजी है ही नहीं, और वो देश की बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सबके पैसे है ना, मैक्सिमम बिजनेसमैन को आप पूछिए, उनकी प्रॉब्लम उनके बिजनेस की कम है, उनकी प्रॉब्लम इस बात की ज्यादा कि वो उन्होंने अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के रियल एस्टेट खरीद लिया, ये सोच के कि मैं उसमें ज्यादा कमा लूंगा, जल्दी से किसी और को बेच दूंगा, कि मुझसे बड़ा एक बेवकूफ आएगा जो मेरे से ज्यादा प्राइस में यही रियल एस्टेट खरीद लेगा। अब वो फंस गए, तो वो जल्दी से निकलने के कोई स्कोप है नहीं। तो रियल एस्टेट का बिजनेस आप करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही जगह करिए, और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, जहां पर आपको पता है कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर की डिमांड है। या फिर अगर आप सपोज आप जिस इलाके में अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, आपको अगर ये पता है कि मेरे पास ये कस्टमर है, मार्जिन्स
जो आप आज से 3, 4, 5 साल 7 साल पहले कमाते थे रियल एस्टेट बिजनेस में, वो भूल जाइए। इसको आप कमोडिटी बिजनेस की तरह देखिए। आपका अगर 1%, 1.5%, 2% रिटर्न छूट गया, खुशकिस्मत समझिए अपने आप को। तो अब वो आप ये सोचे कि मैं 3 साल में डबल कर लूंगा, 2 साल में डबल कर लूंगा रियल एस्टेट बिजनेस में, वो जमाना चला गया। तो रियल एस्टेट में आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है, मेरा माल खरीदेगा कौन। अगर उसका जवाब आपके पास है तो ठीक। रहा सवाल गोल्ड का, पता नहीं समाऊ, अब मुझे धीरे धीरे ना गोल्ड में सी जो बिजनेसेस में ट्रांसपेरेंसी आती रहती है ना रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से, उन बिजनेसेस को करना बहुत मुश्किल काम है बाद में। क्यों? क्योंकि आपकी आदत कुछ अलग तरीके से पड़ी हुई उन बिजनेस को। सलील जी को पता है, सलील जी ने 20-25 साल पहले से मार्केट देखा हुआ है। 25 साल पहले ये सिस्टम था स्टॉक मार्केट में कि ब्रोकर होते थे, सब ब्रोकर होते थे, रिंग में जाते थे। शाम को अगर आपको सौदे की कंफर्मेशन मिल गई तो आप नसीब वाले हो, नहीं तो नेक्स्ट डे बताते थे कि आपका सौदा क्या भाव में हुआ, खरीदा या बेचा। ठीक है, उसके बाद 2.5-3% दलाली जोबर या सब ब्रोकर लेता था, 1.5-2% दलाली ब्रोकर लेता था। ठीक है, और 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2, 3-3 महीने के सेटलमेंट होते थे। वो एक जमाना था। अब उस जमाने से आप इस ऐसे जमाने में आ गए हो कि हर सेकंड आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी, आपका सौदा क्या भाव में और ब्रोकरेज एकदम मिनिमम लेवल पे। अब आप पूछिए कि पैसा, सलील जी को पूछिए कि पैसा उस वक्त ज्यादा बनता था या अब ज्यादा बनता है मार्केट के लोगों में, उनका जवाब होगा उस वक्त बनता था। उस वक्त काम करने का तरीका अलग था, अब काम करने का तरीका अलग है। तो बदले हुए समय के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप वो बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। सेम सिचुएशन गोल्ड वाले में भी आ रही है, ज्वेलरी वाले में भी आ रही है। वॉट एवर सेड एंड डन, ये बात तो फैक्ट है कि ज्वेलरी बिजनेस में लोगों ने पैसा ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से ज्यादा बनाया है। अब आपको भी पता है, चाहे मैं ना मेरे ब्लड रिलेटिव जो है उनकी दुकान से भी गोल्ड खरीदूं, तो मुझे ये पता है कि जितना वो बोल रहे हैं उतना तो है नहीं। ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानता। अगर उन्होंने 22 बोला तो 22 तो पक्का नहीं है, और 20 बोला और अच्छा वो भी जानते हैं ये नहीं है, लेकिन ये बिजनेस चला ही ऐसे है। करेक्ट। तो पॉइंट मेरा सिंपल है कि अगर बिजनेस इसी तरह से चल रहा है तो ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। अब इस सेक्टर में भी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हॉल मार्किंग हो रही है, सब कुछ चीजें बेहतर तरीके से होंगे। तो आपके करने का तरीका आपने बदल लिया तब तो ठीक, नहीं बदला तो फिर आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब ये धीमे धीमे ये भी बिजनेस है ना वो खत्म होने वाली चीज में। जो ज्वेलरी बिजनेस के रिटेलिंग में है उनको कुछ और सोचना चाहिए। एक तो इतना रिस्की बिजनेस है, आपकी दुकान पर क्या रिस्क कब होगी पता नहीं। दूसरा ये कि मार्जिन रह गए एकदम कम। तीसरा बैड डेब्ट्स के खतरे बहुत है। चौथा स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है बिजनेस का। पांचवा आपको वही स्टैंडर्ड सर्टिफाइड हॉल मार्किंग वाले प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। छठा, हर आदमी को जो लगता है, जो भी एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस से लेकर लोकल अथॉरिटीज हो, सबको ये लगता है कि जो ज्वेलरी बिजनेस कर रहा है ये सेट है, इसके पास इतने पैसे हैं, इनसे तो जब जो चाहे ले लो। वो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम वाला बिजनेस करना है क्यों है? कुछ और बेहतर देखिए। ठीक है, थैंक यू सर। प्रियंक पटवा जी पूछते हैं कि हार्ड अर्न जो हमारे पैसे हैं, जो सेविंग है, उसको आज की डेट में बेस्ट कहाँ रहेगा इन्वेस्ट करना? देखिए ये इसका एक स्टैंडर्ड जवाब इसलिए नहीं हो सकता कि हर एक के लिए रिस्क लेने की ताकत अलग है, हर एक के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन अलग है, और हर एक का इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है। आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो इक्विटी में डालूंगा, गोल्डन चांस है। इससे ज्यादा मौका कम मिलेगा कि आपको मार्केट 25-30-40% नीचे मिले। ठीक है, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको मुझे सबको पता है कि लॉकडाउन लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है। आपको मुझे सबको पता है कि एक दिन कोरोना मरेगा। आपको मुझे सबको पता है कि एक दिन इकोनॉमी वापस ठीक होगी। अब वो एक दिन कौन सा, यही तो नहीं पता ना। तो उस हिसाब से मुझे तो 10 साल के लिए पैसा डालने में कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो अगर मैं आज पैसा डालता हूँ 25% मेरा नेगेटिव रिटर्न भी आता है, नीचे भी दिखता है, तो मुझे तो तकलीफ नहीं है। और मैं आपको एकदम खुलकर कह रहा हूँ कि मेरा तो इक्विटी में इस वक्त लाइफ टाइम हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नो डाउट उम्र के साथ अपने आप बढ़ता है, तो पॉइंट वो है। लेकिन मैं तो डाल रहा हूँ, हर फॉल पे डाल रहा हूँ, और मुझे तो अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे तो मुझे इक्विटी पसंद है, क्योंकि मेरी रिस्क लेने की भी ताकत है, मुझे समझ भी है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी डाल रहा हूँ, और मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। लेकिन इनमें से अगर आप ये सारे पैरामीटर्स पूरे नहीं करते हैं तो इंडिविजुअली आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ डालना है। थैंक यू।
अनिल जी, कई सारे क्वेश्चंस थे जिसमें लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से उन सबको आपका आंसर मिल गया होगा कि we'll have to change with time, we'll have to include technology in the way we are doing business, and we'll have to improvise on and then get into the new way of doing business now. अगला क्वेश्चन में सर कुछ सेक्टर्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो लेना चाह रहा हूँ। मनीष, मैं सारे सेक्टर्स बता देता हूँ जिसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। मनीष बोरडिया जी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछना चाह रहे हैं, पुनीत भंडारी जी टेलीकॉम के लिए पूछना चाह रहे हैं, ऋतु लुंकर जी ट्रेनिंग के लिए पूछना चाह रहे हैं, रिंकू कोठारी जी प्रोफेशनल्स यानी कि सीए प्रोफेशन के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कैसा रहेगा। दीपक संचेती जी हैदराबाद से, वो लीगल प्रोफेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कैसा रहेगा। ये सारे बिजनेसेस और प्रोफेशन अच्छे हैं, जो आपने 5 नाम लिए हैं ये सारे अच्छे हैं। टेलीकॉम अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, लीगल प्रोफेशन अच्छा है, सीए अच्छा है, और एक और मैं मिस कर गया। लेकिन हाँ, जो 5 आपने बोले ना, ये अच्छे सेक्टर्स हैं। सर्विस सेक्टर एक शायद आपने बोला था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया सेक्टर्स हैं। सिंपल चीज, आप एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अब आप है ना, समझिए, देखिए, आप मुझसे 2 घंटे से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों जिन लोगों के साथ मुझे पैनल डिस्कशन करते हुए देखते हैं, मार्केट के या इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, आज कई बार ऐसा होता है कि करियर काउंसलिंग के मामले में उनको किसी और की ओपिनियन लेनी, उनको अनिल सिंह की ओपिनियन नहीं चाहिए, हो सकता है मेरे बच्चों को नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सरप्राइज लगेगा, अरे यार अनिल जी, आपके बच्चे आपकी के बजाय किसी और की ओपिनियन ले रहे हैं। ये फैक्ट है। इवन मैं बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए ओपिनियन पता चला, उनके बच्चे किसी और से ले रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग वाला, काउंसलिंग वाला, ये बिजनेसेस अब बड़े नॉर्मल से होकर बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि पता नहीं, वो आजकल की जनरेशन ऐसी, उनकी माइंडसेट है कि अगर हमारे पेरेंट्स से कोई ओपिनियन आएगी या उनके दोस्तों से भी आएगी तो एक बायस्ड ओपिनियन होगी। कि अगर सपोज सलील जी मुझे अच्छे से जानते हैं, सलील जी को अपने बेटे के लिए ओपिनियन चाहिए, सलील जी है ना, बोलेंगे रुक मैं अनिल जी से बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे से, तो सलील जी का बेटा यही सोचेगा, यार ये है ना अनिल जी तो इनके पापा के दोस्त हैं, पापा ने बोल दिया होगा इनको कि यही बताना, तो ये यही बोलेंगे, करेक्ट। और वो एक माइंडसेट है। तो आजकल ये नए नए बिजनेसेस जो है ना, ये कंसल्टेंसी वाले, काउंसलिंग वाले, लीगल एडवाइस वाले, ये इसमें खाली एक ही चीज है कि आपके पास वो पैशन होना चाहिए कि आप उस काम को अच्छे से करो। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, इनमें मजा आएगा। सर क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ अगर आपकी परमिशन हो, और अगर अभी आपके पास में थोड़ा सा जरूर। राजकुमार जी पूछ रहे हैं, लॉकडाउन में मार्केट जो है वो अराउंड 6000 पॉइंट हो गया है, इनका इज इट द राइट टाइम टू एंटर? मेरे ख्याल से इसका आंसर उनको मिल गया होगा दैट दिस इज द मोस्ट। फिर भी मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ मार्केट के बारे में, और वो ये कि देखिए, आपको ये डिसाइड करना है कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं। 12,400 से अगर आप 9,400 देखेंगे तो आपको लगेगा 3,000 पॉइंट नीचे है। 7,500 से 9,400 देखेंगे तो आपको लगेगा 2,000 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो आपको कैसे देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या 7,500 पे बॉटम बन गया और क्या वापस वो लेवल नहीं आएंगे? उसका जवाब ये है, पता नहीं। क्यों? 2 चीजें हैं, मार्केट बढ़ा क्यों और मार्केट गिरा क्यों, इसको आप एनालाइज कर लीजिए। मार्केट गिरने की एक ही वजह थी, कोरोना, और कोरोना की वजह से सारी दुनिया जाम हो गई है, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में मार्केट आपको उछाल देता है। उछाल कब देता है कि कोई अमेरिका का सेंट्रल बैंक, हमारा सरकार, हमारा रिजर्व बैंक या किसी और देश के सेंट्रल बैंक मिलके कुछ स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, कुछ पैसा डाल रहे हैं, तो वो उछाल आती है। तो वो उछाल जब जब आती है, वो उछाल टेम्परेरी होती है, उस उछाल में मार्केट फिर से बिक जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन अब की बार जो सस्टेन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जिस वजह से गिरेगा, जिस वजह से गिरा है, अगर वही वजह कम हो गई और वही वजह खत्म हो गई तो बढ़ेगा। आज आप देखिए, अमेरिका में मरने वालों की तादाद अभी भी वही है, अभी भी उतने रोज केस आ रहे हैं, लेकिन मार्केट इस एक्सपेक्टेशन में बढ़ रहा है कि कम से कम मरने वालों की तादाद बढ़ नहीं रही। अब रोज आप सोचिए 30 लाख लोग, रोज 30,000 लोग नए आ रहे हैं, फिर भी उनको ठीक लग रहा है कि 30 ही आ रहे हैं ना, 35 नहीं हो रहे हैं, 40 नहीं हो रहे हैं। तो मार्केट अपनी विजडम में, मैं वही कहता हूं कि उम्मीद और हकीकत, इस वक्त उम्मीद पर ट्रेड कर रहा है, हकीकत पर नहीं।
और उम्मीद ये कि चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर उम्मीद ये चीजें ठीक हो जाएगी, ये हम सबको पता होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, ये कब होगी यही नहीं पता। लेकिन क्या ये उम्मीद जो है कि चीजें ठीक होने की, उसके पहले हकीकत में हमें कोई और झटका लग सकता है क्या? अगर वो झटका लग सकता है तो एक नीचे की जगह बची है, और अगर वो झटका नहीं लगता है तो फिर बाजार बॉटम बनाकर ऊपर जा रहा है। अब झटका लगेगा तो क्यों लगेगा? झटका लगने के दो ही कारण हो सकते हैं, एक अमेरिका, दूसरा हिंदुस्तान। अमेरिका ने तो कमोबेश ये मान लिया कि हमारी वजह से अब झटका नहीं लगेगा, हमारे यहाँ तो सिचुएशन और खराब नहीं होने वाली, कम से कम ट्रम्प साहब तो ये भरोसा दे रहे हैं। अब हो गई तो पता नहीं। अब आइए हिंदुस्तान में, अभी तक हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमने कंट्रोल किया है कोरोना को। इतने बड़े देश होते हुए, इतनी कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज होते हुए भी हमारे यहाँ फेल नहीं रहा है। अब अगर हफ्ते दो हफ्ते हमने इसको बचा लिया, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि जब आप पार्शियल लॉकडाउन खोलेंगे, ठीक है, क्या पार्शियल लॉकडाउन खोलने के बाद भी आपका कोरोना कंट्रोल में रहता है? अगर वो कंट्रोल में रहा तब तो आपने जंग जीत ली, और तब तो मार्केट के बॉटम बन गए, ये भाव वापस नहीं आएंगे शायद। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं होती है, और पार्शियल लॉकडाउन खुलने के पहले या पार्शियल लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक से चीजें हाथ से निकलती हुई दिखती या बेकाबू होती है, तो फिर मार्केट में झटका बड़ा लगेगा। तो अब ये सारी चीजें, इनके जवाब अभी इमीडिएटली है नहीं, तो फिर क्या करें? जब अनसर्टेनिटी है तो फिर उसका एक ही सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन ये है कि जो हम लगातार कहते हैं कि मार्च का महीना आपको निकालना है, ये खून के आंसू रुला देगा, वो मार्च का महीना निकल गया, सबसे बुरा वक्त निकल गया। अब आपके पास एक ही तरीका है, आप या तो ऐसा करें कि अगले 6 हफ्तों के लिए है ना, हर हफ्ते एक एक इंस्टॉलमेंट कर लें कि मुझे हर हफ्ते पैसा डालना है मार्केट में। दूसरा तरीका ये है कि मैं हर 300 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो डालूंगा, या बहुत जिन लोगों को और ज्यादा टाइमिंग करने की आदत है, हर 100 पॉइंट निफ्टी के एक फॉल पे मैं समझिए यहाँ से 9,500 से 7,500 होता है, तो मेरे पास जितना पैसा डालना है, मैं 2,000 पॉइंट में मैं हर लेवल पे 2-3% अपने पोर्टफोलियो का डाल दूंगा। क्योंकि आपको एवरेज चाहिए, एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि मार्केट भले ही भाग रहा है, उसके भागने की दो वजह, एक उम्मीद, दूसरा लिक्विडिटी। दुनिया भर में पैसा बहुत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उम्मीद से भी ज्यादा पैसा है, और ऊपर से अगर फेड ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया कि आपको जितना पैसा चाहिए हम छाप छाप के देंगे, तो फिर प्रॉब्लम है ना कि वो पैसा लगाएं कहाँ लोग? तो लोगों के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, और वो पैसा फिर वापस इक्विटी में ही आ रहा है, तो इसलिए भी बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि ग्राउंड सिचुएशन ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये ग्राउंड सिचुएशन खराब है, ये चीज तो हमारे पास 3 महीने पहले भी थी, तब भी 12,400 की लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन मार्क थे। तो पॉइंट सिंपल है, लिक्विडिटी आपके पास है जो खरीदने के लिए तैयार बैठी है, और अगर जरा भी सिचुएशन ठीक हुई तो फिर मार्केट तेज हो जाएंगे। खाली एक ही शायद झटका लगे तो लगे, और वो झटका इस बात पे लग सकता है कि अगर कोरोना को लेकर कोई चीजें खराब होती है हमारे यहाँ अमेरिका में, तो वो एक आखिरी झटका लग सकता है, वो आखिरी चांस होगा बॉटम पे खरीदने, वो आखिरी होगा अगर मिला तो। उसके बाद आप इंतजार मत कीजिए, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, जो होना है वही हो जाएगा। थैंक यू सर। मेरे पास में कुछ लोगों का क्वेश्चंस मैं समाहित कर रहा हूँ। दिनेश लूनिया जी, सीए रोहित काबड़ा जी, संदीप डांगी जी वगैरह, और रवि जी, कुछ क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने पूछा था जैसे लो एंड हाई ऑफ निफ्टी कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो सारे आंसर्स आपके पिछले सबके जवाब मिल चुके हैं। विमल शाह जी जो हमारे नेशनल ट्रेजरर हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेटर वे इन दिस पैनिक मार्केट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आपका आ ही गया। इन्वेस्ट करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, और म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है बजाय डायरेक्ट है। अगर आप एक्टिवली रोज ट्रैक कर सकते हैं, और भाई मैं तो लॉकडाउन में बैठा हूँ, मेरा बिजनेस तो बंद है, कुछ काम नहीं है, देखिए इसी बिजनेस और करते रहिए, और क्या है, हर मिनट टू मिनट। ठीक बात है। अच्छा, राजेश जी गेलरा हैं हमारे पास में दिल्ली से, वो पूछ रहे हैं विल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेनिफिट नाउ पोस्ट द चाइना सेंटिमेंट जो लोगों के बीच में है। नहीं, कुछ नहीं, ये गलतफहमी मत रहिए। ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप तुरंत प्रभाव से कि कोई ऐसा अमेरिकन कंपनी सोचेंगे कि मैं आज चाइना में बंद कर रहा हूँ, मुझे इंडिया में ढूंढना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये गलतफहमी नहीं रखनी है हमें, नहीं होगा ऐसा जी। थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ,
कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं छोड़ रहा हूँ। सर रश्मि जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं जिसमें वो पूछ रही हैं हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स ऑफ अ ब्रांड, यू नो, ऑन अ ब्रांड रेपुटेशन पर जब क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? थोड़ा सा एलिबोरेट करिए, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली, मतलब किसकी, मेरी या मेरे चैनल की ब्रांड की बात करें या किसी और चीज की बात करें, मतलब कैसा क्या एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? तो फिर सर इनका वेट करते हैं, इनके क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है ना। विकास सुराना जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि बैंक लेंडिंग का इफेक्ट कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अभी तो बैलेंस शीट सभी की नेगेटिव जाएगी, तो आपको क्या लगता है बैंक्स की तरफ से जो लेंडिंग लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लियर हो पाएगी या नहीं? देखिए सिंपल एक इस वक्त है ना, बैंकिंग सेक्टर की और बिजनेसमैन की एक ही प्रॉब्लम है और दोनों की प्रॉब्लम कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि जिसको पैसा उधार लेना है बैंकों को उनको देना नहीं है, और बैंकों को जिसको उधार देना है उनको बैंकों से लेना नहीं है। बस ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो काम होगा नहीं, और काम नहीं होगा तो फिर आपको पता है कहाँ से बैंक चलेंगे, कहाँ से ये जल्दी बदलने वाली सिचुएशन है नहीं। अब बैंक्स को देना है ट्रिपल ए कैटेगरी वाले सारे कॉर्पोरेट्स को, अब उनको पैसा चाहिए नहीं क्योंकि उनको नया बिजनेस कोई एक्सपेंशन करना नहीं है। मुझे बताओ आप निफ्टी में 50 कंपनियां, कौन सी 50 कंपनी में से ऐसी है जिसके पास बड़ा एक्सपेंशन प्लान है? एक कंपनी आप बता दो मुझे कि जो है ना ये प्लान बना के बैठी कि मैं 25-50 हजार करोड़ अगले 5 साल में डालूंगी। थोड़ा बहुत जो ऑटो वाले डालते थे बेचारे, अब वो भी अभी तक तो वही इस चक्कर में पड़े कि इलेक्ट्रिक वाला डालें ये डालें, और क्या करें क्या नहीं करें, सब इसमें लगे हैं। तो पॉइंट ये है कि बड़ा एक्सपेंशन प्लान किसका है? कोई मेटल कंपनी का है, कोई सीमेंट कंपनी का है, कोई आईटी कंपनी का है। मुझे तो निफ्टी में 50 कंपनी में कहीं दिखता नहीं। अब लोगों को तो बैंकों को तो पैसा उन्हीं को देना है उधार, वो लेंगे क्यों? उनके पास तो ऑलरेडी पैसा पड़ा है या उनको चाहिए नहीं। पॉइंट वही है। और जिनको आपको हम जैसे लोगों को चाहिए अगर, तो वहां तो बैंक्स को रिस्क दिखती है, तो अगर वो रिस्क दिखती है तो फिर क्या करेंगे? दिक्कत ये है। कई लोगों के क्वेश्चंस है सर, क्वेश्चंस तो आए जा रहे हैं, कहीं पर हमें रोक लगाना पड़ेगा। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मैं नाम ले रहा हूँ जिनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की सीमा है अपने नहीं ले पा रहे हैं अभी। डीसी धारेवा जी हैं कलकत्ता से, उनका क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में। पंकज रावत जी का आया हुआ है, अभिनंदन बैद जी का आया हुआ है, और भी बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि अभी टाइम की सीमा है और हमें आगे जो है मतलब आपका भी टाइम का देखना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी श्री निर्मल जी कोटेचा को, वो कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, तो निर्मल जी कोटेचा प्लीज। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और ये टेक्नोलॉजी की जहां तक बात आ रही है, उसी में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम यह सोच रही है कि हम कल से नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, टीपीएफ सक्षम, जिसमें हम टेली अकाउंटिंग पैकेज, हमारी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, उनका सभी का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल कोर्स हम चालू कर रहे हैं एडवांस्ड। तो इसकी पूरी सूचना दी जाएगी। सभी से मेरा निवेदन है कि जब आपके पास सूचना पहुंच जाए, कल से यह कार्यक्रम शुरू होगा। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम है, आप अपने नॉलेज को, अपने टेक्नोलॉजी नॉलेज को और बढ़ा पाएंगे टीपीएफ सक्षम हमारे कार्यक्रम के जरिए। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस कार्यक्रम में भी अवश्य जुड़ें और हमारे एडवांस फीचर्स जितने भी रहेंगे इन कोर्सेज में, वो सारे उनका लाभ लें। और दोपहर में 3:15 बजे जो हमारा टीपीएफ स्पंदन कार्यक्रम होता है, उसमें भी आप निरंतर नियमित रूप से जुड़ते रहें, ये हमारी आपसे निवेदन रहेगी। धन्यवाद। निर्मल जी ने जैसा बताया, हमारे आज की डेट में 3 वेबिनार्स चल रहे हैं डे लॉन्ग, जिसमें हमारा 10 बजे से एक वेबिनार होता है, दूसरा वेबिनार 3:15 बजे से होता है, और तीसरा वेबिनार की इंफॉर्मेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। तो जरूर से लॉग इन करें, जरूर से देखें। अनिल जी आपने शायद म्यूट कर लिया है, अगर आप कुछ बोलना चाहें मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। बिल्कुल परफेक्ट, अगर हो गया है बस तो जी बहुत बहुत थैंक यू। फेसबुक पर लाइव चल रहा था जी,
फेसबुक पे लाइव चल नहीं सर, विमल शाह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो धन्यवाद ज्ञापन करें, हमारे नेशनल ट्रेजरर विमल जी। विमल जी अनम्यूटेड हैं आपसे। थैंक यू श्रील जी। ऑन बिहाफ ऑफ टीपीएफ टीम, Anil ji, we are thankful to you because you have take your time from your busy schedule. We are also thankful to Mr. Sri Lunkar, सलील भैया मुंबई से, उनका भी थैंक यू क्योंकि उनकी वजह से ही अभी आपका टाइम मिल पाया हमको। विजय जी चोपड़ा, नवीन जी पारक एंड गणेश जी बैद एंड ऑल नेशनल टीपीएफ शिखर स्वर टीम, thank you so much, and all the participants, more than 350 participants on Zoom and all the Facebook live participants. We are thankful for your time and patience to hear Mr. Anil Singhvi. Once again, thank you Anil ji for your time to TPF. थैंक यू एवरीवन। फेसबुक पे हम लोग लाइव थे, फेसबुक पे हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी, यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी इस प्रोग्राम की। जो लोग टीपीएफ के मेंबर्स अभी तक नहीं बने हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, वो बाकियों को भी प्रमोट करें, बाकियों को भी मोटिवेट करें कि टीपीएफ को ज्वाइन करें और खुद भी टीपीएफ को ज्वाइन करें। इसी भावनाओं के साथ में ओम आराम, बहुत बहुत थैंक यू। 3:15 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू।